बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, ये कोर्स जो है वो डेमोक्रेसी के ऊपर है और 21st सेंचुरी के अंदर डेमोक्रेसी के ऊपर कोर्स पढ़ाना यानी कि मुझे तो बड़ा बायस शर्मी लग रहा है कि कोई क्या सोचेगा कि डेमोक्रेसी पे 21st सेंचुरी में कोर्स क्यों हो रहा है। तो ये 4 सेशन होंगे, इसमें मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि क्यों ये जो कोर्स है डेमोक्रेसी पर ये डिफरेंट है उन कोर्सेज से जो आप डेमोक्रेसी पे लेते रहे होंगे, और मैं साबित करने की कोशिश करूँगा कि डेमोक्रेसी को इस तरह आपने नहीं देखा होगा जैसे मैं अब आपको दिखाऊंगा। क्योंकि इशू ये है कि इतना लिटरेचर अवेलेबल है और इतनी डॉक्यूमेंट्रीज़ और वीडियोज़ अवेलेबल हैं कि कोई मसला ही नहीं है कि आप डेमोक्रेसी के लिए सफ़र तय करके आएँ और यहाँ पे बैठ के क्लास लें, या अपने घर में कहीं पे बैठ के ऑनलाइन कनेक्शन पर आप जो है डेमोक्रेसी पर कोई कोर्स लें। ये बज़ाते ख़ुद जो है वो एक मजाक का खेज़ बात लगती है, और कुछ लोग शायद पैसे भी दे रहे हैं इसलिए और ज़्यादा, तो ये गिल्ट डबल हो गया, मल्टीप्लाई हो गया इससे। तो हम देखने की कोशिश करते हैं कि डेमोक्रेसी को हम किस तरह देख रहे हैं। एक जो है वो बेबी फिश जो है ना, बेबी फिश मामा फिश से ये पूछती है कि हर एक जो है वो पानी की बात करता रहता है, ये पानी होता कहाँ है? तो मामा फिश कहती है कि यू कैन नॉट सी वाटर बिकॉज यू आर इन वाटर। तो इफ़ यू आर इन वाटर यू कैन नॉट सी वाटर। सेम विद द केस ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि अगर आप डेमोक्रेसी के अंदर हैं ना तो फिर आप डेमोक्रेसी को देख नहीं सकते। आप उसको बरत सकते हैं, लेकिन आपको देखने के लिए उसको ऊपर से देखना पड़ेगा। तो ऊपर से आपको डेमोक्रेसी के बारे में मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से दिखाते हैं, हम भी दिखाने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले कि हम ये डेमोक्रेसी के ऊपर गुफ्तगू करें, 2 फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं जो हम आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उसी के कॉन्टेक्स्ट में हम डेमोक्रेटिक थियोरी और उसके कॉरस्पॉन्डिंग इंस्टीट्यूशंस को देखने की कोशिश करेंगे। वो मैं आपको बताता हूँ भी, लेकिन इससे पहले आज 21st सेंचुरी में डेमोक्रेसी को देखना और पढ़ना और समझना एकेडमिकली क्यों ज़रूरी है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो पॉलिटिकल थियोरी में बड़े लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनमें से कुछ लोगों का ये ख्याल है कि वी आर लिविंग इन एज ऑफ द लिविंग डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। हम एक ऐसे दौर में ज़िंदा है जिसमें डेमोक्रेसी की मौत वाक़ हो चुकी है, सही है। और अगर मौत वाक़ नहीं भी हुई उस नोशन की, तो कम से कम उसमें बहुत ही ड्रास्टिक किस्म की म्यूटेशन ज़रूर हुई है। म्यूटेशन, एवोल्यूशन मैं नहीं कह रहा, मैं प्रिसाइसली मीनिंगफुली उसको म्यूटेशन कह रहा हूँ। और हम आपको बताएंगे कि किस किस किस्म की म्यूटेटेड एक्सप्लेनेशन और एक्सप्लिकेशंस हो रही हैं डेमोक्रेसी की 21st सेंचुरी के अंदर। और अगर जब किसी चीज़ के बारे में मुस्तकिल और मुसलसिल नित नई एक्सप्लेनेशन और इंटरप्रिटेशंस आनी शुरू हो जाएं, तो जाहिर है कि उसका जो रियल कंटेंट है या रियल ऑब्जेक्टिव है, या तो वो उससे डिविएट कर रही हैं या कम से कम वो अपना वो फंक्शन पे अदा नहीं कर रही जिसके लिए उसने क्लेम किया था। इसी वजह से आप देखेंगे कि जो नया रीसेंट लिटरेचर है उसमें ये तलाश करना है कि आप कौन सी डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, ये बड़ा मुश्किल है। मिसाल के तौर पे आप जो है एथेनियन डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं जिसे हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते थे, या आप जो है रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं उसकी बात कर रहे हैं, या आप जो है वो रिफ्लेक्टिव डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, या फिर आप जो है वो
पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, या आप जो है वो स्पेक्टेटर डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, या आप एसोसिएटिव डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, तो ये जो मल्टीपल नोशंस हैं डेमोक्रेसी के जो डेवलप हो रहे हैं और जो प्रेजेंट किए जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेसी इन इटसेल्फ एक कोई फिक्स्ड अंडरस्टैंडिंग या फिक्स्ड थियरी या फिक्स्ड थ्योरेटिकल इंस्टीट्यूशनल फॉर्मेशन नहीं है, बल्कि इसमें मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस और मल्टीपल इसकी डायमेंशंस पैदा हो गई हैं। उसी में माशाअल्लाह इस्लामिक डेमोक्रेसी भी है और मुस्लिम डेमोक्रेसी भी है, और जो है वो अब एक नया नोशन भी आ गया है, थियो डेमोक्रेसी भी है, और भी चीज़ें, और भी जो भाई जो कोशिश कर सके वो कर सकता है। तो इस वजह से डेमोक्रेसी को के ऊपर कोर्स पढ़ाना बनता है, क्योंकि डेमोक्रेसी एक म्यूटेटेड पीरियड से गुजर रही है और ये लोगों को पता होना चाहिए कि वो कौन सी डेमोक्रेसी को आइडियलाइज कर रहे हैं। तो उसकी एकेडमिक और थ्योरेटिकल साइड को हमें देखना पड़ेगा, वो हम देखेंगे और हम बताने की भी कोशिश करेंगे 4 सेशंस के अंदर। अब आ जाए बुनियादी तौर पर इंसानों के 2 किस्म के मसले रहे। पहला मसला जो है वो बुनियादी तौर पर जो रहा है इंसानों के बीच में, वो है भाई केक का मसला, केक या पाए का मसला। केक की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी। फर्ज करें कि केक जो है वो कलेक्टिव ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, कलेक्टिव एक्चुअल और पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं पूरी इंसानियत के। तो हमेशा से ये सीरियस प्रॉब्लम रहा है कि भाई ये केक के जो हिस्से होंगे वो कैसे होंगे, नंबर 1, और हिस्से करेगा कौन। समझ में आ गई बात। ये कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में जो डिबेट है वो ये है कि केक के हिस्से कैसे करेंगे और किसको हक है कि केक के हिस्से करें। एक्चुअली जो ह्यूमन हिस्ट्री का ये प्रॉब्लम रहा है कि हु इज़ गोइंग टू डिवाइड दिस केक, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केक कैसे होगी, और शेयर डिटर्मिनेशन कैसे होगी। एक तो ये प्रॉब्लम, इसको हम अभी एक्सप्लोर करते हैं। दूसरा प्रॉब्लम जो पॉलिटिकल थियरी का है, जिस एज में हम जिंदा हैं इसमें तकरीबन 100-150 सालों से जो पॉलिटिकल थियरी जनरेट हुई है। क्यों ये मैं कॉन्फिडेंस से ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैं पॉलिटिकल थियरी ही का स्टूडेंट हूँ और पॉलिटिकल थियरी पढ़ा रहा हूँ 24 साल से। तो मुझे ये पता है कि जो पॉलिटिकल थियरी है वो एक्सट्रीमली मटीरियलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट में ही पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को लेती है, यानी कि देयर इज नो ए मटीरियलिस्टिक पॉलिटिकल थियरी एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। इस वक्त दुनिया में कोई ए मटीरियल पॉलिटिकल थियरी एग्जिस्ट नहीं करती। तो क्या बुनियादी सवाल ये, क्या दुनिया में कभी कोई ऐसी पॉलिटिकल थियरी एग्जिस्ट नहीं की? तो मैं कॉन्फिडेंस से ये भी आपको बता सकता हूँ कि दुनिया में कुछ ऐसी पॉलिटिकल थियरीज रही हैं जो कि ए मटीरियल रही हैं। ए मटीरियल रही है, उसका ऑब्जेक्टिव मटीरियल नहीं है, उसका ऑब्जेक्टिव ट्रांस मटीरियल या ए मटीरियल हो सकता है। दूसरा प्रॉब्लम। तीसरा प्रॉब्लम यह है कि पॉलिटिकल थियरी को आप डिसएसोसिएट नहीं कर सकते हिस्ट्री से, यानी कि कोई भी दुनिया में पॉलिटिकल थियरी और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हो, उसकी वायबिलिटी को आप फौरी तौर पे जज नहीं कर सकते उस मोमेंट ऑफ टाइम में, क्योंकि वो इवॉल्व होता है या डिवॉल्व होता है। सही है। तो उसकी एवोल्यूशन और उसकी डेवोल्यूशन को देखने के लिए आपके पास एक हिस्ट्री का तसव्वुर होना ज़रूरी है। बगैर हिस्ट्री के तसव्वुर के जो लोग पॉलिटिकल थियरी को एब्स्ट्रैक्शन में पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, पहली बात तो ये कि 100% स्टूडेंट तक वो कम्युनिकेट नहीं होती।
उसकी बुनियादी वजह ये है कि आपको ये बताना पड़ता है कि मेरा हिस्ट्री को देखने का या फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री क्या है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि बहुत सारे पॉलिटिकल थियरिस्ट ये नहीं बताते कि वो उनकी फिलॉसफी, वो हिस्ट्री को किस तरह ले रहे हैं। क्या वो हिस्ट्री को आर्काइक कॉन्टेक्स्ट में ले रहे हैं, या उसको मसैनिक कॉन्टेक्स्ट में ले रहे हैं, क्या उसको वो जीनियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में ले रहे हैं, क्या उसको वो डायलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्स्ट में ले रहे हैं, या उसको हिस्टोरिसिज्म के अंदर किस कॉन्टेक्स्ट में ले रहे हैं, ये बिल्कुल वो नहीं बता रहे। और ये अनफॉर्चुनेट है कि जब वो नहीं बताते तो लोगों को इम्प्लाई करना पड़ता है। जो फलसफे के लोग होते हैं वो तो थ्योरेटिकली वो उसको इम्प्लाई करके दिखा देते हैं, लेकिन जो आम आदमी होता है उनके लिए पॉलिटिकल थियरी के जरिए उनका थियरी ऑफ हिस्ट्री नेचुरलाइज हो जाती है। मिसाल के तौर पे मार्क्स ने तो बड़ी ईमानदारी के साथ अपनी फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री भी दी और अपनी पॉलिटिकल थियरी भी दी, तो उसको उसकी पॉलिटिकल थियरी में कंफ्यूजन इसलिए नहीं होता कि वो प्रिसाइसली आपको बताता है कि भाई मैं तो हिस्ट्री को इस तरह देखता हूँ, जिस तरह वो हिस्ट्री को देखता है उस तरह अपनी पॉलिटिकल थियरी को जनरेट करता है। तो आपको उसमें कंपैटिबिलिटी नजर आती है और उसकी बुनियाद पर जो कंपीटिंग फिलॉसफीज ऑफ हिस्ट्रीज हैं उन सबको वो उड़ा देता है, उसको रिडिकुलस कहता है, एबनॉक्शियस कहता है, जो कुछ भी कहता है उसको वो वाइप आउट कर देता है। लिहाजा लोगों को डिसेप्शन नहीं होती, या तो वो कंक्लूसिवली उससे एग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे। लेकिन बहुत सारे दुनिया में पॉलिटिकल थियरिस्ट हैं जो अपनी पॉलिटिकल थियरी के लिए एब्सटेन करते हैं अपना आर्ग्यूमेंट, या रिडक्शन कर देते हैं, फिनोमेनोलॉजिकल रिडक्शन करके उसको रोक देते हैं और सिर्फ अपनी पॉलिटिकल थियरी देते हैं। लेकिन एट द बैक ऑफ देयर माइंड जो भी उनका पॉलिटिकल थियरी का कॉन्टेक्स्ट होता है वो नेचुरलाइज करता है असल में उनके तसव्वुर तारीख को। तो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि डेमोक्रेसी से मुताल्लिक जितनी भी थियरीज डेवलप हुई हैं वो सारी की सारी हिस्ट्री को मटीरियली ही देखने की कोशिश करती हैं। और अगर आप लिबरल पॉलिटिकल थियरिस्टों की क्रिटिक मार्क्सिस्टों के ऊपर देखें तो वो ज़्यादातर ये कहते हैं कि मार्क्सिस्ट मटीरियलिस्ट होते हैं। तो इससे ये उभाम पैदा होता है जैसे ये भाई मटीरियलिस्ट नहीं है। तो ये नहीं है। मटीरियलिज्म को एक्सप्लिकेट करने और सब्सटैंशिएट करने और इंस्टीट्यूशनलाइज करने की जस्टिफिकेशन मार्क्सिज्म में कुछ और हो सकती है, लिबरलिज्म में कुछ हो सकती है। प्योरली 100% मटीरियलिस्टिक है। और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट और बहुत ही तकलीफदेह बात है कि मुसलमानों के अंदर भी जो पॉलिटिकल थियरिस्ट अब आ रहे हैं और जिस तरह वो हिस्ट्री को देखते हैं वो प्योर मटीरियलिस्टिक ग्राउंड्स पे देख रहे हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा, बिला वजह उनको तकलीफ हो जाएगी, लेकिन ये कि वो जो उनको उनके रीडरशिप है वो देख ले कि वो हजरत क्या कर रहे हैं। तो आप उनको देखेंगे जिस बुनियाद पर, तो उसमें आपको यानी कि अभी मैं आपको ऐसे कंसेप्चुअल टूल्स दूंगा जिन कंसेप्चुअल टूल्स को आप अप्लाई करेंगे तो लिटमस पेपर की तरह वाज़ेह हो जाएगा हजरत क्या फरमा रहे हैं। तो ये 3 इश्यूज हैं। नंबर 1, नोशन ऑफ हिस्ट्री एक्सक्लूसिवली मटीरियलिस्टिक होता है जिसकी बुनियाद पर वो एवोल्यूशन या डेवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को जज करते हैं और ये बताते हैं कि कौन सा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कितना कामयाब या कौन सा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कितना नाकाम है। इसको देखने, जज करने और इवैल्यूएट करने का जो क्राइटेरियन होता है वो प्योर मटीरियलिस्टिक कंडीशन से डिटरमिन होता है। और जो लीनियर हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट होता है जो कि मटीरियल कॉन्टेक्स्ट के अंदर वैल्यू या डिसवैल्यू करता है किसी भी पॉलिटिकल थियरी और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इंस्टीट्यूशन की सक्सेस या फेलियर को। अब आ जाए दोबारा से उसी इशू के ऊपर। ये डेंस बातें हैं लेकिन ये कि ये रिकॉर्ड कर लें और इसको बार बार सुने और फिर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। और ये इसको आप कस भी सकते हैं डिफरेंट जो डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं उनको उनके कंटेंट के ऊपर आप इसको जज करके भी देख सकते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक कह रहा हूँ या नहीं कह रहा। अब आ जाए केक के ऊपर।
केक जो है वो असल मसला केक इसलिए कह रहा हूँ, पाए भी कह सकता हूँ, क्योंकि अगर आप रॉल्स वगैरह का जो लिटरेचर देखें उसमें पाए का तो, लेकिन पाकिस्तान में पाए वो समझते हैं वो वाले पाए। तो एक बार मैं एक जगह पे पाए कर रहा था तो उन्होंने कहा नहीं पाए की डिस्ट्रीब्यूशन का मसला, तो ये पाए को आपने इस तरह क्यों लिया? तो मैंने कहा वो देगची में जो पाए होते हैं ना गाय के भैंस के, वो समझ रहे थे, तो उनकी तवज्जो डिस्ट्रीब्यूशन थियरी वगैरह पे नहीं थी, उनकी तवज्जो ये थी कि ये देगची है या पाए हैं, ये क्या पाए इस तरह का कैसे होते हैं। तो इसलिए मैंने उसको उस इबरतनाक यानी कि एग्जाम्पल के बाद केक कर दिया पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो केक जो है, केक की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सीरियस इशू है। मिसाल के तौर पे एक इंसान ये कहता है कि भाई केक मुझे नहीं मिला, इस वजह से ये निज़ाम जिसमें केक बना और केक डिस्ट्रीब्यूट हुआ नाजायज़ है, इलेजिटिमेट है। इलेजिटिमेट क्यों? क्योंकि मुझे केक नहीं मिला। तो लोग ये नहीं पूछते कि भाई तुम्हें केक क्यों नहीं मिला, तो उसने वो ही कहता है ये इररेलेवेंट है, मैं कौन हूं, क्यों मुझे केक मिलना चाहिए था, क्योंकि मैं भी यहां पर इसी ग्लोब के अंदर हूं, इसी दुनिया के अंदर हूं, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं यूरोपियन हूं, अफ्रीकन हूं, एशियन हूं, मैं इस दुनिया में हूं और इसी दुनिया से एक केक बना है, इस केक में मेरा हिस्सा होना चाहिए था, मुझे हिस्सा नहीं मिला, लिहाजा ये पूरा निज़ाम जो है वो इलेजिटिमेट है, अनजस्ट है। सही है। इसी तरीके से अगर फर्ज किया कि कोई इंसान केक को सब में बराबर तकसीम कर दे, सब में बराबर मिल जाए, तो जिसको बराबर मिलता है वो कहता है ये मुझे भी उतना केक मिल रहा है जितना इसको मिल रहा है, और ये इनकॉम्पिटेंट इडियट है और मैं इंटेलिजेंट हूं और मुझे उतना, ये बहुत जुल्म हो रहा है मेरे साथ और ये बहुत ज्यादती की बात है और ये मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूंगा, लिहाजा ये इलेजिटिमेट सिस्टम है, लिहाजा हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो केक को बराबर तकसीम करें तो भी लोग नाराज होते हैं, और केक को एफिशिएंसी प्रिंसिपल की बुनियाद पर डिवाइड करें तो भी लोग नाराज होते हैं। इसका मतलब यह है कि हिस्टोरिकली जितनी भी केक की डिस्ट्रीब्यूशन के तरीके रहे हैं, जो मैं बता रहा हूँ कि पॉलिटिकल थियरी मटीरियलिस्टिक है, डेमोक्रेसी एब्सोल्युटली मटीरियलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर हिस्टोरिकल प्रोसेस को भी देखती है, इंस्टीट्यूशंस को भी देखती है और ये समझती है कि ये नेचुरल यही है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का तरीका, मटेरियल के अलावा किसी और बुनियादों पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं हो सकता, ना होना चाहिए, क्योंकि इंसान मैटर का बना हुआ है, मैटर ही उसकी कंजम्पशन है और मैटर ही की डिस्ट्रीब्यूशन इशू है। इस वजह से हम केक की मटीरियलिस्टिक साइड को ही अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। जब हम आखिरी सेक्शन के ऊपर आएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि कुछ ऐसी भी थियरीज दुनिया में रही हैं जो इस बुनियाद के ऊपर चीज़ों को जज नहीं करती और उनकी वर्थ्स को डिटरमिन नहीं करती। केक की डिस्ट्रीब्यूशन के दो तरीके जो पॉपुलर रहे हैं हिस्टोरिकल प्रोसेस में, एक कहता है एफिशिएंसी की बुनियाद पर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, जो ज्यादा एफिशिएंट होगा केक का हिस्सा ज्यादा उसको मिलेगा और उसी को मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा एफिशिएंट है। इसका मतलब यह है कि केक की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी कभी भी बराबर नहीं होगी और स्ट्रेटिफिकेशन जो होगी वो नेचुरल होती है। क्यों? क्योंकि लोग अपने नेचुरल एंडाउमेंट्स में, अपनी स्किल्स में, अपने पोटेंशियल में, अपनी कैपेसिटीज में बराबर नहीं होते, इसलिए केक की तकसीम होनी चाहिए एफिशिएंसी की बुनियाद पे। और जब भी एफिशिएंसी की बुनियाद पे केक की तकसीम होगी, जो ऑर्डर बनेगा वो इस तरह का बनेगा, हायरार्किकल ऑर्डर होगा और उसमें ऊपर जो होगा उसका केक का शेयर ज्यादा होगा और जैसे जैसे वो नीचे आता जाएगा केक का शेयर कम होता चला जाएगा और जो बिल्कुल नीचे होगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। और यही बताया जाएगा कि अगर तुम्हें कुछ नहीं मिला तो तुम अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाओ और एफिशिएंसी को बढ़ाकर फिर तुम आ जाओ इस डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करो जितना तुम्हें मिल जाए। ये एक तो ये मॉडल रहा है हिस्ट्री के अंदर। दूसरा मॉडल ये रहा है कि भाई ये तो बड़ी गलत बात है कि इंसानों को जो है
वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाए केक उनकी एफिशिएंसी की बुनियाद पे, जबकि वो एफिशिएंसी जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि आप किस चीज को, किस एफिशिएंसी को आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे कराची यूनिवर्सिटी के अंदर एक साइंस के डिपार्टमेंट के अंदर एक पीएन है, ठीक है, और उनका काम है दरवाजे खोलना और सफाई करना, कपड़ा मारना, और ये पिछले वो 25 साल से वो ये काम ईमानदारी से कर रहे हैं। उनका जो भी ग्रेड होगा वो सुबह आ जाते हैं और ये काम करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ वो जो है मुख्तलिफ किस्म के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाते रहते हैं और उनके साथ मुख्तलिफ नोट्स के ऊपर उनको करके उनकी सेटिंग्स डेवलप करके और मुख्तलिफ किस्म की म्यूजिक कॉम्पोजिशन भी करते। लेकिन जाहिर है कि उसको उन्होंने कभी प्रोफेशन नहीं बनाया, वो नौकरी करते हैं और ये करते हैं। तो ये उनके पास स्किल तो है, लेकिन इस स्किल से उन्हें कोई फायदा नहीं पहुंच रहा। तो अगर कराची यूनिवर्सिटी के हिसाब से देखा जाए तो वो एक एफिशिएंट इंसान है या इनएफिशिएंट है, एफिशिएंसी प्रिंसिपल की बुनियाद पर। जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर या गवर्नमेंट केडर्स के अंदर कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं जिसमें हर साल तुम्हारा इंक्रीमेंट तो बढ़ता है, ग्रेड नहीं बढ़ता, जॉब नहीं चेंज होती, जॉब वही रहती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि योर अदर सर्विसेज आर नॉट रिक्वायर्ड। तो और जिंदगी के दूसरे मामलात में जो उसकी एफिशिएंसी है उसकी बुनियाद पे उसका डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर डिटरमिन नहीं हो रहा है। जैसे वो पीएन है लेकिन वो बाहर बैठ के लड़कों को सितार बजाना सिखाता है, सितार बना भी देता है, ये वो कर देता है, बहुत सारी चीजें सिखाता है, बता देता है। इसके उसको कोई पैसे वैसे नहीं मिलते, सब लोग हंसते हैं, तालियां वालियां बजाते हैं, अपने घर चले जाते हैं और उल्टे होकर सो जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर वो खेलता, उनके लिए खेल तमाशा हो रहा है, लेकिन उसके तो 25 साल जिंदगी के निकल गए और उसको अपनी इस एफिशिएंसी का कोई सिला नहीं मिला। इस तरह एक औरत है, माँ है, जो घर के अंदर अपने बच्चों से बड़ी मोहब्बत करती है और बड़ी मोहब्बत से बच्चों को पालती है, लेकिन और उसने पाला और अच्छा उनकी खिदमत की वगैरह, और वो एक एफिशिएंट औरत है, लेकिन उसने कोई डिग्री विग्री नहीं की और अचानक उसका शौहर मर गया। तो उन्होंने कहा भाई यूनिवर्सिटी में इनके शौहर काम करते थे, हसरत उन गुंजों पे जिन बिन खिले मुरझा गए, तो चले अब इनकी बीवी को जॉब दे देते हैं। तो उनकी बीवी को कोई जॉब नहीं, क्या जॉब देंगे, उनको कुछ आता ही नहीं, बच्चों से मोहब्बत करना और बच्चों की खिदमत करना, इसके अलावा तो उनको जो है लेडी वो जो होता है गार्ड्स जो होते हैं, लेडी गार्ड के ब्लू कपड़े पहना के बिठा दिया कुर्सी के ऊपर। तो उन्होंने कहा भाई मुझे ये क्या, उन्होंने कहा नहीं आपको कुछ काम थोड़ी करना है, बस आपको तनख्वाह मिलेगी। तो लेडी गार्ड वो क्यों बनी? क्योंकि वो इनएफिशिएंट है। इनएफिशिएंट होने उनकी वो एफिशिएंसी जो उस एरिया के अंदर थी रिक्वायर्ड ही नहीं है सिस्टम को। तो इसका मतलब ये है कि एफिशिएंसी प्रिंसिपल को हम ठीक है स्टैंडर्डाइज कर देते हैं। कौन सी एफिशिएंसी? कोई आदमी के भाई मैं जो हूं ना, मुझे कोई कितनी भी गालियां बके मुझे कुछ होता ही नहीं, क्या ये एफिशिएंसी है कि नहीं है? यानी कि मुझे गुस्सा नहीं आता, जितनी भी कोई गालियां बके बदतमीजी करे मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, मैं बिल्कुल ठंडे मिजाज से रहता हूं और अपना काम करता रहता हूं। तो क्या ये एफिशिएंसी है कि नहीं है? है? इस एफिशिएंसी की बुनियाद पर उन्हें कोई और कहते हैं, मैं इस पे मैंने कभी गुरूर भी नहीं किया। वो एक प्रोग्राम था, उसमें एक बंदा था, उसका नाम था काका मन्ना, उनका नाम था काका मन्ना अकलना अन्ना। तो वो कह रहे हैं कि जब भी मैं जाता हूँ तो जब भी मैं, वेटर होते हैं वो एक ड्रामे के अंदर वेटर होते हैं, तो कहते हैं मैं जब भी जाता हूँ ना हर कोई मुझे गालियां बक बक के बुलाता है और हर कोई मुझसे ही ऑर्डर देता है और चाहता है कि मैं ही उनको सर्व करूं, लेकिन इस पे मैंने कभी गुरूर नहीं किया। तो एक एफिशिएंट आदमी तो है, लेकिन उस एफिशिएंसी की कोई
वैल्यू नहीं है। तो वैल्यू ऑफ एफिशिएंसी जो है वो स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज में अगर पार्टिसिपेट करने वाली एफिशिएंसी है तो आपको मिलेगा हिस्सा, और अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज से आपको दूर ले जाने वाली एफिशिएंसी है एफिशिएंसी लेकिन दूर ले जाने वाली, तो फिर यू आर गोइंग टू बी पनिश्ड, फिर आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो पहला तो ये इशू है। दूसरा जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन की बुनियाद एफिशिएंसी पे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नीड पे होनी चाहिए। जिसकी जितनी नीड है ना केक उसको उतना मिलना चाहिए, बराबर नहीं मिलना चाहिए, अकॉर्डिंग एज पर नीड मिलना चाहिए। यानी कि किसी की नीड बहुत ज्यादा है, किसी की नीड बहुत कम है, किसी की नीड ज्यादा है, तो लोग बोलते हैं अरे भाई तू झूठ अगर बोल दे कि मेरी नीड ज्यादा है और ले आके बेच दे, है जैसे नहीं आप लोग जाएं कहीं किसी भी बिरयानी लेने जाएं तो वहां पे एक अंकल खड़े होंगे और वो कहेंगे अगर आप मुझे एक बिरयानी दिला देते, तो कोई भी इंसान जी जी बिल्कुल ले ले बिरयानी ले ले, एक बिरयानी दिला, तो वो बिरयानी लेके अपने थैले में डाल दे, फिर वहीं खड़े हैं। आप चले जाओ फिर दोबारा फिर वो और भूल भी जाते हैं। अगर एक अंकल मैं अभी तो मैंने आपको दिलाई थी बोले अल्लाह जो तुम्हें बार बार दे रहा है, अल्लाह से कभी तुमने कहा कि अल्लाह कल मैंने आपसे मांगा था आज फिर मांग रहा हूं, अल्लाह तो देता है। मैं कहा भाई मैं अल्लाह तो नहीं हूं ना, मैं ना अल्लाह हूं ना अल्लाह की तरह ग्रेसफुल हूं। तो वो अंकल क्या करते हैं सारा दिन खड़े कहते हैं मेरी जरूरत है, तो उनको जरूरत कहते हैं वो पूरी थैली अपनी भर लेते हैं, फिर वो जाके उसको बेचते हैं बिरयानी को, ठेले पे रखते हैं, जो उनका बिजनेस है। तो जो भी आदमी एफिशिएंसी प्रिंसिपल की बुनियाद पे, सबसे ज्यादा फेलियर इसी व्यू की हुई है। और तीसरा जो व्यू है वो कहता है भाई ऐसे होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर, और इस बराबरी की बुनियाद पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होनी चाहिए। तो लोग ये कहते हैं कि ठीक है हम किसी भी तरह डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे, पहले ये तय कर लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन का हक हम देंगे किसे। तो उसके अंदर आपको पता है कि मोनार्कीज रही हैं, एरिस्टोक्रेसीज रही हैं, थियोक्रेसीज रही हैं, यू नो व्हाट आई मीन। उसी तरह डेमोक्रेसी भी एक इंस्टीट्यूशन है जो ये कहता है कि हम बताएंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस कैसे होना चाहिए, और इसका फैसला कौन करेगा, वो लोग खुद करेंगे जो डिस्ट्रीब्यूशन के अमल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्योंकि अगर फर्ज किया कि जिसको डिस्ट्रीब्यूशन का हक दिया जाएगा वो प्रेजुडिस्ड हो सकता है, वो बाइस हो सकता है, लिहाजा आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटिव फोर्स होनी चाहिए जो इस डिस्ट्रीब्यूशन को चैनल करे और मॉनिटर करे और ऑर्डर करे। लिहाजा डेमोक्रेसी की जो हिस्टोरिकल फाउंडेशंस अगर आप देखें तो वो बुनियादी तौर पर उस हकदार का तयन करने की कोशिश है जो ये फैसला करे कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। जितनी डेमोक्रेसी की फॉर्म्स आती रही हैं हिस्ट्री के अंदर, चाहे वो मैडिसोनियन डेमोक्रेसी हो, चाहे वो एथेनियन डेमोक्रेसी हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटिव डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी हो या एसोसिएटिव डेमोक्रेसी हो, रिफ्लेक्टिव डेमोक्रेसी हो, जिस फॉर्म की भी डेमोक्रेसी हो, उसमें हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन का हक किसे होना चाहिए, इस यानी कि क्रिटिकल मास के की लेजिटिमाइजेशन का मैकेनिज्म समझा जाता रहा है। आप लोगों को ये जो तीन बातें हैं वो समझ में आ गई? आप लोगों को ये सारी बातें पहले से पता थी हैं? सारी बातें नहीं पता थी? अच्छा, कितनी बातें आप लोगों को पहले से पता थी ताकि वो जो मेरा गिल्ट और बोझ है वो कम हो जाए? हैं? शुक्रिया भाई, कुछ भी, बिल्कुल कुछ नहीं पता था। तो एक तो ये हो गया इनकी वजह से कि आज मैं सुरखरू हूँ इस
गुफ्तगू करने में। अब आ जाए, मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, वो आप लोग लिख लें या उतार लें या तस्वीर ले लें, जो भी, और इसी स्ट्रक्चर को के अंदर हम ये जो चारों सेशंस हैं वो हम करेंगे। ये मैं डिक्टेट कर देता हूँ। ऊपर लिखा हुआ है मैंने जस्टिस, फिर लिखा हुआ है मैंने मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस, दूसरी तरफ मैंने लिखा है पॉलिटिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस। मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस रिलीजियस भी हो सकता है, सेक्युलर भी हो सकता है। उससे जो नोशन ऑफ स्टेट निकलेगी वो आइडियली परफेक्शनिस्ट स्टेट निकलेगी, और परफेक्शनिस्ट स्टेट जो है वो प्रायोरिटी ऑफ गुड ओवर राइट पर यकीन रखती है। और जो सेक्युलर कंसेप्शन ऑफ जस्टिस है, वो पॉलिटिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस इंट्रिंसिकली सेक्युलर होगा, उसमें रिलीजियस व्यू चल नहीं सकता है। और उसमें जो स्टेट निकलेगी आइडियली, यानी कि कुछ उसमें कुछ ऐसी पॉलिटिकल थियरी भी हैं जो परफेक्शनिस्ट भी हैं, लेकिन वो वर्क नहीं की, वो क्रम्बल कर जाती है। आइडियली जो स्टेट होनी चाहिए वो एंटाई परफेक्शनिस्ट होनी चाहिए, और एंटाई परफेक्शनिस्ट स्टेट जो है वो उसमें प्रायोरिटी होगी राइट की ओवर गुड पे। ये जो लेक्चर है, ये जिस आदमी को मैं पढ़ा रहा हूँ उसका नाम है जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स का एक आर्टिकल है जस्टिस एज फेयरनेस पॉलिटिकल नॉट मेटाफिजिकल। जस्टिस एज फेयरनेस पॉलिटिकल नॉट मेटाफिजिकल, ये बड़ा मशहूर उसका आर्टिकल है, और ये मैं पढ़ा रहा हूँ। और ये सिग्निफिकेंट इसलिए कि बाद में जब मैं डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी वगैरह को पढ़ाऊँगा जो हाबरमास और शिशैक वगैरह की नोशन को एक्सप्लेन करता है, तो रॉल्स की उनके साथ डिबेट रही है बहुत ज़्यादा, और वो भी हम देखेंगे उसको थोड़ा सा। तो ये उतार लिया आप लोगों ने? ये जो स्ट्रक्चर है इससे अग्री करें या डिसएग्री करें, जो चीज़ आपको इस सेशन के अंदर करनी है वो ये कि अगर मैं आपसे आगे सेशन के अंदर ये कहता हूँ मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस,
तो आपको पता होना चाहिए कि मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस से मेरी मुराद क्या है, या पॉलिटिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस जब हम अब कहेंगे, क्योंकि हम इसको अब स्पेसिफिकली एकेडमिकली देख रहे हैं। ये जो टीवी रेडियो के अंदर जो बातें, वो वाली बात नहीं हो रही, ये एकेडमिकली इसका रेफरेंस होगा, इसका कॉन्टेक्स्ट होगा, पॉलिटिकल थियरी में इसके स्पेसिफिक मीनिंग्स होंगे, उस कॉन्टेक्स्ट में हम बता रहे हैं। इसी तरीके से जब मैं परफेक्शनिस्ट स्टेट कहूँगा तो उसका मतलब पॉलिटिकल थियरी में क्या लिया जाता है, जैसे, और ये सिर्फ एक रॉल्स नहीं है जो ये ऐसा कह रहा है, चार्ल्स टेलर है, वॉल्जर है, सैंडल है, मैकेंटायर है, बहुत सारे लोग हैं जो इन टर्म्स को इन्हीं तरह लेते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। इसी तरह एंटी परफेक्शनिज्म का स्पेसिफिक मीनिंग है और उसके एक्सप्लिसिट मीनिंग है पॉलिटिकल थियरी में जो लिए जाते हैं। तो वो चीज़ें जिसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो चीज़ों पे अग्रीमेंट है वो मैं यहाँ पर कंसेप्चुअली उनको डिस्कस करना चाह रहा हूँ बिफोर डिस्कसिंग व्हाट एक्चुअली डेमोक्रेसी इज। देखें, पहली चीज़ तो ये है कि जस्टिस का मतलब जो है वो आम तौर पे लोग समझते हैं जस्टिस का ताल्लुक जो है वो है अदालतों से, जज और वकील से। तो पॉलिटिकल थियरी के अंदर जस्टिस का ये मतलब नहीं होता। जस्टिस इज नॉट लॉ, जस्टिस इज द ओवरआर्चिंग कैटेगरी ऑफ द लॉ। सही है? तो जस्टिस इज मोर प्रोफाउंड कैटेगरी, मोर कॉम्प्रिहेंसिव कैटेगरी, और लॉ जो होता है वो उसका एक एस्पेक्ट है, एक बहुत छोटा सा एस्पेक्ट है। और ये समझा जाता है, यानी कि राइट फ्रॉम द प्लेटो से लेके आज तक बहुत सारे जो थिंकर्स हैं वो अग्री करते हैं। मिसाल के तौर पे प्लेटो का ये ख्याल है कि भाई व्हाट एक्चुअली द पर्पस ऑफ जस्टिस, द पर्पस ऑफ जस्टिस इज टू डेवलप जस्ट सोल। जस्टिस का मतलब क्रिमिनल को पनिश करना नहीं है। जस्टिस का मतलब जो लॉ हम देखते हैं ना, जो कानून, अदालतें और जज और वकील, ये जो लोग हैं ये इंसानों को पनिश करने के लिए होते हैं, उन इंसानों जो हद से गुजरे हुए, हद से गुजर गए। लेकिन जो हद से नहीं गुजरे, लेकिन गुजरे हुए हैं वो भी, लेकिन हद से नहीं गुजरे, उनको कुछ नहीं कर सकता वो, उनको कुछ नहीं कर सकता, ना उनको छेड़ सकता है, ना उनको पकड़ सकता है, ना उनसे कुछ कह सकता है। तो जस्टिस जो है वो रॉल्स ये कहता है कि लोगों के साथ जब भी कोई जस्टिस करता है ना, तो वो हमेशा ये कहते हैं जस्टिस तो मेरे साथ हुआ लेकिन फेयर नहीं हुआ, यानी कि मेरे साथ जस्टिस हुआ लेकिन अनफेयर हुआ। तो इंसानों का कंसर्न सिर्फ जस्टिस नहीं है बल्कि फेयरनेस भी है, यानी कि फंडामेंटल प्रॉब्लम इंसानों का ये है कि उनको जस्टिस भी चाहिए, उनको फेयरनेस भी चाहिए। और जब भी उनके साथ उनके मफादात पे जद पड़ती है वो कहते हैं मेरे साथ अनफेयर हुआ है, अनफेयर। तो पहली चीज तो ये कि जस्टिस का ताल्लुक हर इंसान से डायरेक्टली होता है, हर इंसान से डायरेक्टली उसका ताल्लुक होता है जस्टिस के साथ। और जस्टिस अदालत के अंदर जो जज और वकील मिलके करते हैं वो भी जस्टिस होता होगा, लेकिन हर इंसान को जिंदगी में मौका मिलता है जस्टिस करने का। मिसाल के तौर पे आपने अपने रिश्तों के साथ जस्टिस किया या नहीं किया, ये स्टेट नहीं कर सकती, स्टेट के बस के बाहर है ये कि आप अपने रिश्तों के साथ जस्टिस कर रहे हैं। यानी कि एक इंसान अपनी माँ के साथ जस्टिस कर रहा है या नहीं कर रहा, ये उसे खुद पता होगा। स्टेट उसको सब्सटैंशिएट नहीं कर सकता, ना लॉ इसको सब्सटैंशिएट कर सकता है, ये उसे खुद पता होगा कि भाई मैंने अपनी माँ के साथ जस्टिस नहीं किया या किया। तो हर चीज स्टेट नहीं कर रही। इसी तरीके से माँ को पता है कि उसने अपनी औलाद के साथ जस्टिस किया या नहीं किया, माँ को पता चल जाएगा। और बहुत सारी जो है, और अगर उनको पता नहीं चल रहा तो उसका वो बैकफायर करेगा और उसका इम्पैक्ट होगा, उसका एक जो रिपल्स बनेंगे वो रिपल्स पलटकर दोबारा से उन माँ की तरफ और बाप की तरफ और माशरे की तरफ दोबारा से आएंगे। तो अगर बच्चे के साथ इनजस्टिस होगा तो वो बच्चा ट्रस्ट खो देगा रिलेशनशिप्स के ऊपर, ह्यूमन रिलेशनशिप के ऊपर ट्रस्ट खो देगा,
वो माँ की ममता के ऊपर ट्रस्ट खो देगा, वो माशरे के ऊपर और फिर वो बदला लेगा, और जब वो बदला लेगा तो उसका जो इम्पैक्ट आएगा वो आएगा सोसाइटी के ऊपर और स्टेट के ऊपर, और स्टेट को उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। तो जो इनजस्टिस एक इंडिविजुअल लेवल से शुरू होती है वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट में नहीं, वो स्टेट जो करती है वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट में नीचे आता है, और जो इंडिविजुअल करता है इनजस्टिस वो आगे चलकर उसका जो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट चूंकि स्टेट होती है, लिहाजा स्टेट के ऊपर उसका इम्पैक्ट आता है। इसी तरीके से आप अपनी सेहत के साथ जस्टिस कर रहे हो या नहीं कर रहे, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर आपने अपनी सेहत के साथ, अपने जिस्म के साथ जस्टिस नहीं किया तो आप बीमार हो जाओगे, और बहुत बड़ी तादाद में जब लोग बीमार होंगे स्टेट का हेल्थ केयर अपरेटस उसको केटर करने के काबिल नहीं रहेगा, और उसके नतीजे में इम्पैक्ट आएगा स्टेट के ऊपर। इसी तरीके से जिंदगी के हर मामले के अंदर जस्टिस जो है वो अगर इंसान नहीं कर रहा, अपने एनवायरनमेंट के साथ वो जस्टिस नहीं कर रहा, तो इन अ लॉन्ग रन वो एक पॉलिटिकल इशू बनेगा। इनिशियली वो पॉलिटिकल नहीं था, लेकिन बिकॉज ऑफ, और सारा झगड़ा फिर वही शुरू हो जाए, केक, मुझे केक नहीं मिला। तो वो केक नहीं मिलना जो है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। वो सिर्फ ये नहीं है कि आप गए और बाजार से केक अपने हिस्से का लेके आ गए, वो सिर्फ मार्केट का मसला नहीं है, बल्कि वो कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन लाइफ का इशू है। इस वजह से दुनिया में जितने भी सिस्टम्स ऑफ जस्टिस रहे हैं, प्राइमरीली उनका जो कंसर्न रहा है वो ये है कि कब हम ऐसा इंसान कंस्ट्रक्ट कर लें जिसको एक्सिक्यूट करने की हमें जरूरत ना पड़े, यानी कि उसको पनिश करने की जरूरत ना पड़े। एक आइडियल जो जस्टिस का निज़ाम होगा वो कैसा होगा, जिसमें जस्ट सोल कंस्ट्रक्ट हो जाए, और जस्ट सोल को एक्सटर्नल थ्रेट की बुनियाद पे, किसी खौफ और डंडे की बुनियाद पे नहीं, वो खुद ही ऐसा होता है कि उसको जरूरत नहीं पड़ती आपको पनिश करने की, बल्कि वो कंट्रीब्यूट करता है। दुनिया में हमेशा जितने भी सिस्टम्स ऑफ जस्टिस रहे उन्होंने कोशिश यही की है कि एक्सिक्यूशन से पहले इंसान ऐसा कंस्ट्रक्ट कर ले जिसको पनिश करने की जरूरत ना पड़े। दुनिया में बहुत सारे मुल्कों ने, जैसे आपने देखा कि उन्होंने सजाए मौत ख़त्म कर दी, सही है ना, डेथ पेनल्टी ख़त्म कर दी। तो डेथ पेनल्टी ख़त्म तो कर दी, लेकिन जेलों के अंदर लाखों लोगों को बंद कर दिया, बात पे लोगों को बंद कर रहे हैं, 2 मिलियन लोग जेलों में बंद कर दिए, सही है। वो जेल के अंदर वो छोटे बच्चों को रेप कर रहे हैं, और छोटे यंग लोगों को रेप कर रहे हैं, और बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, खा के मुस्टंडे हो रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं नहीं, चूंकि अब हम लोग बहुत महज़िब हो गए लिहाजा हम एक्सिक्यूट नहीं करते, हम उनको अच्छा इंसान बनाए। तो अच्छा इंसान बनाए तो अच्छा इंसान बनाने के लिए 2 मिलियन लोग जेलों के अंदर आपने भरे हुए हैं, तो इसका मतलब है आप नहीं बना पाए अच्छे इंसान, आप प्रिटेंड कर रहे हो, क्योंकि आपके पास बहुत पैसा है, लिहाजा आपने ये तमाशा लगाया हुआ है कि हम पनिश नहीं कर रहे। और दुनिया में जो कौमें पकड़ती हैं, लटकाती हैं, पकड़ती हैं, लटकाती हैं, उनको कहते हैं कि देखो ये अभी तक इनका जो सिस्टम ऑफ जस्टिस है वो इतना डेटरेंस के ऊपर चलता है, डेटरेंस पे चलता है, इस तरह लोग कंपेयर कर रहे होते हैं। लेकिन एक्चुअली फेलियर ऑफ द इंस्टीट्यूशन ये है कि वायलेट लॉ हुआ ही क्यों, फंडामेंटल इशू ये कि लॉ वायलेट हुआ ही। उसके ऊपर बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें हैं। मिसाल के तौर पे फूको ये कहता है कि जितने ज़्यादा लॉ आप बनाएंगे उतने ज़्यादा वायलेशन होगी और उतने ज़्यादा क्रिमिनल होंगे। तो असल मसला ये नहीं है कि लोग क्रिमिनलाइज हैं, लॉ ज़्यादा है। लॉज अगर आप कम कर दें तो क्रिमिनल कम हो जाएंगे, सही है। फर्जिया जैसे मैं इस क्लास के अंदर कहूँ कि ये जो स्टेज है जिसपे सिर्फ मैं खड़ा हो सकता हूँ और कोई दूसरा खड़ा नहीं हो सकता, और जिसने खड़ा हुआ ये जुर्म है यहाँ पर, सही है। तो वो भाई अभी इसको ठीक करने के लिए आए थे और इसको ठीक कर रहे थे, तो लेकिन जुर्म तो हो गया ना उनसे। तो आप ये कहें कि भाई ठीक करना भी जुर्म है, ठीक करने के लिए भी आप इस पर नहीं चढ़ सकते।
तो जितने आप लॉज बनाते चले जाते हो उतने ज़्यादा आप क्रिमिनल्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये याद रखें कि जस्टिस का जो ऑब्जेक्टिव है वो लॉ नहीं है, डंडा नहीं है, अदालतें नहीं है। जस्टिस ह्यूमन कंसर्न है, और हर इंसान, जो बड़े थियरिस्ट हैं उन्होंने कोशिश की कि एक ऐसा सिस्टम बना लें जिसमें सज़ा देना ही ना पड़े। खुद ही इंसान पहुंच जाए, भाई दे दो मुझे सज़ा, खुद ही पहुंच जाए कि मैंने ये किया, मुझे सज़ा दो। वो कहे नहीं छोड़ो, हम नहीं दे रहे तुम्हें सज़ा, हम तुम्हें माफ़ कर देते। तो प्लेटो कहेगा जस्ट सोल कंस्ट्रक्ट हो गई, ठीक है, क्योंकि वो खुद चाह रहा है उसके साथ जस्टिस हो। ये जस्ट सोल का जो कॉन्सेप्ट है, ये फूको का सेल्फ पुलिसिंग वाला कॉन्सेप्ट है। नहीं, फूको तो उसको क्रिटिसाइज करता है, मैं बताऊंगा ना। फूको तो इसे बहुत गलत समझता है और कहता है कि ये सेल्फ पुलिसिंग जो है वो पिनॉप्टिक ऑन एक पावर रिलेशनशिप है जिसने लोगों को उल्लू बना के कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल का ऑपरेटस है। बात तो नहीं कर रहे, वो उसको क्रिटिक कर रहा है, उसके फेवर में। प्लेटो जस्ट सोल, यस, मॉनिटर कर रहा है। तो फूको के पास तो ह्यूमन रीजन जो है वो वो नहीं है आर्कएंजल, लेकिन प्लेटो के पास है। अच्छा जी 10 मिनट्स के लिए क्वेश्चन आंसर्स ले सकते हैं जी, चलिए क्वेश्चन ले लें, अब फिर हम ये शुरू करें। डॉक्टर साहब पूछ लें स्टूडेंट से, अगर किसी क्वेश्चन है। आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो कर लें, या बाहर जो बैठे हुए कोई भी। सर ये जो सेल्फ रियलाइजेशन को आप कह रहे हैं कि जस्ट सोल, नहीं, सेल्फ रियलाइजेशन मैस्लो वगैरह का तो मॉडल क्या। नहीं, जैसे कि आपने कहा कि वो बंदे के अंदर खुद ही ये चीज़ पैदा हो जाए कि मैंने कोई जुर्म किया है और मुझे इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। हाँ, तो इसको क्या जस्ट सोल आप इस चीज़ को नहीं, मैं नहीं कह रहा ये, तो मैं सिर्फ तुम्हें इतनी बात बता रहा था कि बुनियादी तौर पर जब हम कहते हैं लॉ जस्टिस, तो आम तौर पे लोगों के जहन में आता है अदालत, चीफ जस्टिस, सही है, तो जज, वकील, तो लोग समझते हैं कोर्ट कचहरी के अंदर होता है जस्टिस। पाकिस्तान का निज़ाम, जस्टिस का निज़ाम ठीक नहीं है, तो सब कोई पाकिस्तान के जस्टिस के निज़ाम को बुरा भला कहते रहते हैं। तो फिर लोग, जो जज वगैरह होंगे, वो कहेंगे अरे भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, अब पुलिस ही केस सही नहीं बनाती। तो पुलिस गए, अरे भाई लोग ही हमें सही इन्फॉर्म नहीं करते। वो कहेगा कि लोग ही झूठी गवाही दे देते हैं, तो कहें फिर पूरा माशरा। तो बुनियादी तौर पर जो पॉलिटिकल थियरी है उसके जो बड़े लोग हैं वो ये कहते हैं, मिसाल के तौर पर रॉल्स या प्लेटो या और वोल्टेयर, दूसरे लोग वो ये कहते हैं कि भाई जस्टिस इंसान का कंसर्न है और इंसान को मौका भी मिलता है जस्टिस करने का। और जब छोटे छोटे लेवल पर इंसान इनजस्टिस करता चला जाता है तो फिर कहीं जाकर वो एक बड़े कैनवस के ऊपर उसके जो रिपल्स हैं वो इतने बड़े हो जाते हैं कि वो स्टेट को भी जाके हिट कर देते हैं। ऐसे कोई नहीं होता कि अचानक से कोई आदमी बदमाशी करना शुरू कर दे, अपनी बीवी को जला दे। जैसे एक आदमी ने अभी पता चला कि अपने साले को मार डाला, मारने के बाद उसके टुकड़े कर दिए, टुकड़े करने के बाद उसके टुकड़ों को जला दिया और फेंक दिया और ढूंढ भी रहा था। तो यानी कि ये जो इस भाई ने ये कार्रवाई की है, क्योंकि उसे घर अपने नाम करवाना था, इसलिए उस छोटे से बच्चे को उसने मार डाला। तो और भी बहुत सारे लोग इस तरह से कार्रवाइयाँ करते हैं। तो ये एकदम से नहीं करता इंसान। अचानक से एक शरीफ आदमी था और उसने अपने भतीजे को, अपने साले को और अपने रिश्तेदार को कत्ल कर दिया और उसके टुकड़े भी कर दिए और फिर उसको जला भी दिया। ऐसे नहीं होता, बल्कि इसका इम्पैक्ट, ये एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है और एक बटरफ्लाई इम्पैक्ट होता है जिसकी वजह से ही होता है। लिहाजा असल जो सिस्टम ऑफ जस्टिस होगा वो ऐसे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर खड़ा होना चाहिए जो इंसान के लिए वो मौका फराहम करें कि वो एक जस्ट सोल बन सके।
सर ये एक क्वेश्चन आया है ऑनलाइन मोहसिन ख्वाजा साहब की तरफ से, व्हाट इज मीन बाय मटेरियलिस्टिक व्यू ऑफ हिस्ट्री, व्हाट आर द डिफरेंट फिलोसॉफिकल मॉडल्स टू व्यू और एक्सप्लेन हिस्ट्री। देखिए अभी हम फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री पे नहीं हम बात कर रहे हैं, सिर्फ ये प्रॉब्लम बट आइडेंटिफाई इसलिए कर दिया है, सीड डाल दिया है हमने, ताकि आप ज़िंदगी में जब भी कोई पॉलिटिकल थियरी पढ़ें तो आप निकालने की कोशिश करें कि ये बंदा तारीख़ को कैसे देख रहा है। मिसाल के अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मिसाल के तौर पे आपने पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं उन्होंने ये कहा होगा कि मुसलमानों की जो सिविलाइजेशन का जो नुक्ता उरूज है या उरूज है वो क्या है, मुस्लिम सिविलाइजेशन का गोल्डन पीरियड कौन सा है। तो हर एक को कहे अंदलुस अंदुलुस अंदुलुस, कुछ उंदुलुस, कोई अंदुलुस, यही कहते हैं ना भाई, यही है ना। तो गरनाता और उंदुलुस और जब्राल्टर और वगैरह वगैरह, तो और जहाँ पे भी लोग बैठे होते हैं। और फिर ये भी बताया हमने वहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड बना दिया, टेलीस्कोप बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया। तो ये बताते हैं। फिर वही लोग जो ये कह रहे होते हैं, फिर वो यही बताते हैं कि जैसे कोई मुसलमानों में सबसे ज़्यादा गालियाँ जिस कैलिफेट को पड़ती हैं और कंडेम सबसे ज़्यादा जिस कैलिफेट को किया जाता है वो उमैयद कैलिफेट है। वही है ना भाई, उमैयड्स को, बनु उमैया को बड़े किसी ने नहीं छोड़ा उनको। तो बनु उमैया ही नहीं तो जाके फतह किया उसको, उंदुलुस को, और 700 ईयर्स तक वो वहां बैठे भी रहे, वही लोग हैं। तो आप वहां पर क्यों उनको गाली पकड़ो और वहां पे क्यों कर रहे हो? इसलिए कि आपको पता नहीं है कि वो लोग जो थे वो एक बहुत ही सेंट्रलाइज कंट्रोल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस थी और उनमें ये गट्स था कि बाहर निकल के जाके वो कब्जा कर लेते थे और कब्जा किसी की जरूरत नहीं होती थी कि उनके सामने खड़ा हो जाए। और जब वो ये करते थे तो उसके नतीजे में उनके पास रिसोर्सेज बहुत होते थे और रिसोर्सेज होते थे जिसके नतीजे में उन्होंने बहुत सारी एक्सकवेशन भी करते थे और एक्टिविटीज़ भी करते थे और ये सब कुछ करते थे। और वो ये कहते हैं कि मुसलमानों का उंदुलुस था और उंदुलुस के अंदर मुसलमानों की नाकामी की हद ये है कि दे स्टे देयर फॉर 700 ईयर्स और उनकी अपनी बीवियों को तक कन्वर्ट नहीं कर सके वो, और वो हमेशा माइनॉरिटी में रहे 700 ईयर्स तक रहने के बावजूद माइनॉरिटी, और फिर जूते मार के निकाल भी दिया उनको। तो और आप कह रहे हैं उसके नतीजे में वो तरक्की नहीं करते। अबे फिर सबसे ज्यादा साइंस और तरक्की तो उन्होंने ही की ना, फिर तो उन्हीं को कैसे जूते पड़ गए। तो ये स्टूपिडिटी हम लोग इसलिए करते हैं कि हम दो अलग अलग चीज़ों को की बुनियाद पे देख रहे होते हैं। एक आपको चाहिए रोब और दबदबा और ताकत, और जब उसके पास आता है तो उसके नतीजे में जब वो जुल्म और ज्यादती और बदमाश, नहीं ये गलत हो गया, अरे भाई ये गलत हो गया, ये गलत इसलिए हुआ कि ये साथ आता है। और अगर जस्ट सोल ना रहे और पावर रहे तो फिर वो क्या करेगा और क्या नहीं करेगा आपके काबू से बाहर रहेगा। तो जो हिस्ट्री को मटेरियल कॉन्टेक्स्ट में देखेगा ना भाई, वो हमेशा कहेगा मुसलमानों का गोल्डन पीरियड अंदुलुस है। उसको महल और वो मस्जिद करतबा और ये और वो सब नजर आए। और जो इस्लाम देखेगा ना मुसलमानों का पीरियड, कहेगा भाई गोल्डन पीरियड, मेरे कहने का क्या मतलब है, खुदा बता रहा है ना खैरुल कुरून, खैरुल कुरून वो होगा जब पैगंबर खुद होगा दुनिया के अंदर, वो होगा गोल्डन पीरियड। उसके बाद सारे पीरियड उससे दूर होते चले जाएंगे। तो उस वक्त अब अगर आप देख लें तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो मक्के और मदीने में जो मुसलमान थे, वो दूध और शहद की नदियां बह रही थी वहाँ पे। और मस्जिद नबवी में क्या वो बड़ा मॉन्यूमेंटल उसका कंस्ट्रक्शन था, तने जो लगाकर उन्होंने वो बनाई थी मस्जिद। तो वो मस्जिद नबवी बेहतर थी, ये मस्जिद नबवी जो अभी बेहतर है, कौन सी बेहतर है? तो हिस्ट्री को आप कहते हैं इवॉल्व हुई। देखें ये तरक्की हुई मस्जिद नबी में, पहले इतनी थी, फिर इतनी हुई, फिर इतनी, ये सारी क्वांटिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन है और क्वांटिटेटिव इंक्रीज है।
और क्वांटिटेटिव, पहले वहाँ पर 10,000 लोग थे खुद हज्जतुल विदा में, अभी जो है मस्जिद नबवी में कितने लोग होते हैं। तो ये देख लें आप, क्वांटिटेटिव इंक्रीज है तो मटीरियलिस्टिकली अब हम सुपीरियर भी हैं, ताकतवर भी हैं, ये भी है वो भी है। तो कोई आदमी कहेगा इवॉल्व हुए, ये एवोल्यूशन है। एक दूसरा आदमी कहेगा डेवोल्यूशन है भाई, ये डिवॉल्व हुए आप, आपका रिलायंस मटेरियल फोर्सेस पे ज्यादा हो गया, आप पे अयाश ज्यादा हो गए, आपने हज को धंधा बना दिया, आपने लोगों डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा की, आपने जो है गैप बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, हसरतें लोगों के अंदर बढ़ा दी, वगैरह वगैरह वगैरह। तो हिस्ट्री को देखने का तरीका होता है, जो आदमी हिस्ट्री को जिस तरह देखता है उसी तरह की उसकी पॉलिटिकल थियरी जनरेट होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस तरह देखो, मैं इस तरह देख रहा हूं, लेकिन ये कि मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि हिस्ट्री को देखने का तरीका है। मिसाल के तौर पे आर्काइक कंसेप्शन है, आर्काइक कंसेप्शन जो है वो हेराक्लाइटेनियन है। हेराक्लाइटस कहता है हिस्ट्री इज जस्ट लाइक अ यो-यो। यो-यो जो होता है ना, पहले एक बार क्लॉकवाइज घूमता है, फिर एक एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो हिस्ट्री की डायरेक्शन कभी अच्छाई की तरफ होती है, गुडनेस की तरफ, और ट्विस्ट होती चली जाती है और इविलनेस कम होती चली जाती है, कम होती। लेकिन जब वो बिल्कुल करीब पहुंच जाती है तो फिर गुडनेस कमजोर होती चली जाती है और इविलनेस बढ़ती चली जाती है। और जब वो इविलनेस मुकम्मल कंप्लीट होने वाली होती है फिर तो इट्स तो जैसे आपने सुना होगा ड्रामों में भी कहते हैं तारीख अपने आप को दोहराती है, नहीं? जैसे एक औरत की शादी मर्द दूसरी शादी कर लेता है तो पहली बीवी जब वो जलील हो जाता है दूसरी बीवी से, तो पहली बीवी आके कहती है तारीख अपने आप को दोहराती है। तो उनको याद आ जाता है कि जिस तरह मैंने इसको जलील किया था आज ये मुझे जलील कर रहे। इसी तरीके से कोई अपने बाप को घर से निकाल देता है, फिर उसका बेटा उसको घर से निकाल देता है, तो जो दादाजी होते हैं वो आके बताते हैं तारीख अपने। ये हेराक्लाइटस ने बताया था हजरत ईसा की पैदाइश से 400 साल पहले। और अगर किसी को नहीं भी बताया, नहीं भी पता, तब भी वो यही समझता है कि हिस्ट्री जो है वो यो-यो की तरह है। मसैनिक कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री जो है वो ये बताता है कि हिस्ट्री किसी इंसान के लिए सफर करती है। जैसे क्रिश्चियन है, हजरत ईसा से पहले का दौर बिफोर क्राइस्ट, उसके बाद हजरत ईसा तशरीफ ले आए, और हजरत ईसा के आने के बाद का दौर एडी, और हजरत ईसा का नेक्स्ट अराइवल जब होगा, तो 3। तो मसैनी एक कंसेप्शन इस तरह देखता है, फिर डायलेक्टिकल है, इस तरह बहुत सारे हैं। वो अभी हम फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री नहीं देख रहे, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा था कि पॉलिटिकल थियरी में एम्बेडेड होती है एक खास किस्म का नोशन ऑफ हिस्ट्री, जिसकी बुनियाद पर वो जज करके बताता है कि ये पॉलिटिकल थियरी या इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इंस्टीट्यूशन इवॉल्व हो रहे हैं या डिवॉल्व हो रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं या डिवॉल्व हो रहे हैं। ठीक है जी। जस्टिस क्या है ये बताते हैं? नहीं, मैंने अभी बताया ही नहीं जस्टिस क्या होता है। मैंने सिर्फ ये बताया शुरू में कि जस्टिस को कुछ लोग आमतौर पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की बुनियाद पे समझते हैं कि मुझे मेरा जो हक के मुताबिक मिलना चाहिए। आमतौर पे लोग जस्टिस को डिफाइन करते आए हैं इन टर्म्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, और जब उनको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज में हिस्सा नहीं मिलता तो वो ये कहते हैं कि किसे ये हक दिया जा रहा है कि वो डिस्ट्रीब्यूट करे। ये भी जस्टिस का कोर इशू है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज कौन कर रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन के नतीजे में मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर क्या है। ये कोर इशू रहा है जस्टिस का, और हम डेमोक्रेसी इसी प्रॉब्लम को एकेडमिकली एड्रेस करने की कोशिश करती है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आया है, देख लें उसका जवाब होगा मुनासिब। इस्लामिक जस्टिस और लॉ को कैसे देखते हैं आप, किस तरह जो है? नहीं वो भी आएगा बात। जी उसको देखेंगे इंशाल्लाह, इस्लाम के कंसेप्शन ऑफ जस्टिस को हम क्योंकि इस्लाम अभी इतना मैं बता देता हूँ कि जो भाई ये समझते हैं या जिनको ये उम्मीद है कि डेमोक्रेसी असल में इस्लाम ने इंट्रोड्यूस की, असल डेमोक्रेसी इस्लाम लेके आ गए, ये मैं ऐसा कुछ नहीं समझता भाई। और ये मैं इसे ऐसे ही नहीं समझने की बात नहीं है, क्योंकि एथेनियन डेमोक्रेसी हजरत ईसा के तशरीफ लाने से पहले से मौजूद थी। तो इसका मतलब ये हो कि एथेनियन डेमोक्रेसी हजरत ईसा की पैदाइश से
पहले का थियरी भी है और इंस्टीट्यूशन भी है। ऐसा नहीं है रैंडमली बन गया, उसको थियोराइज किया था, उसकी इंस्टीट्यूशन थी, उसको प्रैक्टिस करते थे, फिर उसको एक्सेप्ट किया, फिर उसको रिजेक्ट भी किया उन्होंने, और एक थॉट प्रोसेस है उसके पीछे। तो इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेसी प्री इस्लामिक कॉन्सेप्शन है और वो इवॉल्व हुआ है, और जब तक कि यूरोप के अंदर क्रिश्चियनिटी रही उसने रेजिस्ट किया डेमोक्रेसी को और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को रेजिस्ट करते रहे। और जब क्रिश्चियनिटी को डिफीट हुई तो क्लासिकल एज का रिवाइवल हुआ या मॉडर्न एज का रिवाइवल हुआ। तो मॉडर्न एज ने पूरे क्रिश्चियन पीरियड को कंडेम कर दिया, और क्रिश्चियनिटी से पीछे का जो दौर था, एथेंस और स्पार्टा और ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन को, उसे क्लासिकल पीरियड का, उससे जो चीज़ें वो बोरो कर सकते थे उन्होंने बोरो की। मैं ये तो नहीं कहता कि उन्होंने डायरेक्टली वो एथेनियन डेमोक्रेसी से ही निकाला, लेकिन बहरहाल उन्होंने यूरोप ने दोबारा से रिविजिट किया ग्रीको रोमन थॉट को, और कम से कम मेरा ये ख्याल है कि मॉडर्न जो थॉट है वो किसी न किसी हद तक रिवाइवल है ग्रीको रोमन सिविलाइजेशन का, विद सम यानी कि एक्सेप्शंस और डिफरेंसेस। इस वजह से मैं ये नहीं समझता कि चूंकि हम डेमोक्रेसी पढ़ रहे हैं, इस्लाम नहीं पढ़ रहे, और उसके अंदर इस्लामिक डेमोक्रेसी की जो इशू है वो हम देखने की कोशिश करें। ठीक है, अभी हम आपको क्वेश्चन नहीं लेते, पर वरना ये ख़त्म हो जाए फिर आपकी सारी वो आने का कोई फ़ायदा नहीं होगा कि ये बेसिक हम हैं। अच्छा ठीक है, देखें जी, मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस ये क्लेम करता है कि जस्टिस जो है वो क्रिएट नहीं होता, सिस्टम ऑफ जस्टिस इज ऑलरेडी देयर, द मॉडल ऑफ जस्टिस लाइज अप इन द हेवन, and what we have to do, we have to implement that justice. So metaphysical conception of justice believe, those people who believe in metaphysical conception of justice, they believe that justice is already there, a system of justice is already there, and what we have to do, we have to implement that conception of justice. The question is, where is it? So religion believes that it has been revealed by the God. The justice in its all totality has already been revealed by the God, and what we have to do, we have to implement that system of justice by using state institution. We have to implement that justice, and it's not just the state which is sole responsible for the implementation of that notion of justice, it's the whole people of faith जो है वो जो सब होंगे, वो सिर्फ कोई डाइकोटमी नहीं होगी स्टेट वर्सेस सिटीजन की, बल्कि चूंकि वो रिवील हुआ है तमाम इंसानों के लिए, लिहाजा स्टेट को जो चला रहे हैं वो भी उसके सब अंदर हैं, और जो स्टेट का पार्ट नहीं है वो भी, लिहाजा वो एक कंसोसिएशनल वेंचर होगा। और वो कहाँ से आएगा, वो रिवील होता है। तो जो रिलीजियस पोजीशन होती है ना दुनिया में, चाहे जुडाइक हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो इस्लामिक हो, वो इंट्रिंसिकली रॉल्स के ख्याल में जिस कंसेप्शन ऑफ जस्टिस पे बिलीव करते हैं वो इंट्रिंसिकली मेटाफिजिकल होता है। यानी कि कंसेप्शन ऑफ जस्टिस के बारे में उन्हें कोई रिफ्लेक्शन नहीं करनी, वो मौजूद है, उसको बस इंप्लीमेंट करना है। मोडेलिटी का इशू है, और जिस तरह लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ना, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जब न्यूटन ने नहीं बताया था तब भी चीजें नीचे ही गिरती थी ना, लेकिन जब न्यूटन ने बता दिया तो आपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के जरिए और दूसरी चीजें भी डिटेक्ट कर ली, और उसके नतीजे में अपनी जिंदगी को आसान बनाया। नेचुरल फिजिकल वर्ल्ड आपके लिए प्रिडिक्टेबल हो गई, और आप उसको कंसिस्टेंटली और कोहेरेंटली एफिशिएंटली इस्तेमाल करने लगे। तो इसी तरीके से जिस तरह एम्बेडेड है ग्रेविटेशनल लॉ इस फिजिकल वर्ल्ड के अंदर, इसी तरीके से सिस्टम ऑफ जस्टिस भी, मॉडल ऑफ जस्टिस भी मौजूद है, इट लाइज अप इन द हेवन, और उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है। ये जो नोशन है ना मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस की,
जब रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट के ऊपर या रिलीजियस लोगों के ऊपर जब इसके बारे में बताया जाता है तो लोग कहते हैं हाँ ये मजहबी लोग तो इसी तरह के होते होंगे, लेकिन आम तौर पे लोग ये समझते हैं कि मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस नॉन रिलीजियस या सेक्युलर नहीं हो सकता। ये बात ठीक नहीं है। बहुत सारे कंसेप्शंस ऑफ जस्टिस मेटाफिजिकल हैं, रिलीजियस नहीं है, प्योरली सेक्युलर है, लेकिन वो है मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस ही। मिसाल के तौर पे रॉल्स के ख्याल में जो प्लेटो का कंसेप्शन ऑफ जस्टिस है वो मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस है। प्लेटो के सिस्टम के अंदर प्लेटो ने ये जो कंसेप्शन ऑफ जस्टिस डिस्कवर किया, तो प्लेटो ये नहीं कहता मैंने उसे कंस्ट्रक्ट किया है। प्लेटो कहता है इट्स रैशनल, इफ यू लुक एट दिस वर्ल्ड रैशनली इट रिफ्लेक्ट्स बैक रैशनली। अगर आपने इस सिस्टम को रैशनली देखा तो वो आपको रैशनल दिखाई देगा। आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि आप रैशनल नहीं हो। तो जब आप वर्ल्ड ऑफ आइडियाज को डिस्कवर करने की कोशिश करोगे, आइडियल वर्ल्ड को डिस्कवर करने की कोशिश करोगे, तो आपके सामने अनवील हो जाएगा वो सिस्टम जो मैं बता रहा हूं। और प्लेटो के ख्याल में जस्टिस का मतलब ये नहीं है कि सब बराबर हो। जस्टिस का मतलब होता है ईच अकॉर्डिंग टू हिज स्टेटस, ईच अकॉर्डिंग टू हिज स्टेटस। यानी कि मिसाल के तौर पे प्लेटो के सिस्टम में एक स्लेव जो है वो वॉरियर की जगह नहीं ले सकता और वॉरियर फिलोसोफर किंग की जगह नहीं ले सकता। तो जस्टिस का मतलब यह है कि स्लेव स्लेव की जगह पे रहे और वॉरियर वॉरियर की जगह पे रहे और किंग किंग की, फिलोसोफर किंग की जगह पे रहे। अगर आपने सबको बराबर ट्रीट, तो वो प्लेटो कहेगा भाई ये जस्टिस के खिलाफ है और उसको वो थियोराइज करेगा। जिस तरह भी वो थियोराइज कर लें उसको आप अगर वैसा का वैसा ही इंप्लीमेंट करेंगे, अगर इंप्लीमेंट कर देंगे तो वो समझेगा कि जस्ट सोल कंस्ट्रक्ट होगी। अगर आपने उस तरह नहीं किया तो जस्ट सोल कंस्ट्रक्ट नहीं होगी। तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन दोनों के अंदर ये है कि लोग क्या चाहते हैं ये बिल्कुल मैटर नहीं करता। मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस में लोग क्या चाहते हैं ये बिल्कुल इररेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि लोग कुछ भी चाहते हो, सवाल यह है कि जस्टिस की रिक्वायरमेंट क्या है। लिहाजा मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस टॉप टू बॉटम होता है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है। और ऊपर से नीचे की तरफ आने का मतलब यह है कि विल ऑफ द पीपल सोर्स ऑफ द लॉ नहीं होता मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस में। लोग क्या चाहते हैं ये बिल्कुल मैटर नहीं करता। रिलीजियस कंसेप्शन में सोर्स ऑफ द लॉ होता है विल ऑफ द गॉड। और सेक्युलर कंसेप्शन ऑफ जस्टिस के अंदर बजाहिर तो वो सिर्फ फिलोसोफर ही डिस्कवर कर रहा है, जैसे प्लेटो डिस्कवर कर रहा है, लेकिन वो विल नहीं होती। प्लेटो की विल नहीं है, इट्स देयर, वी हैव जस्ट डिस्कवर दैट रियलिटी। डिस्कवर्ड होता है बाय ए फिलोसोफर और बाय अ थिंकर और बाय एन इंडिविजुअल। तो इट्स देयर, वी हैव जस्ट डिस्कवर्ड दैट थिंग। सही है? तो विल लोगों की इररेलेवेंट होती है, लेकिन जाहिर है कि जो लोग इसकी क्रिटिक करते हैं वो ये कहते हैं भाई झूठ बोल रहा है, ये विल ऑफ द थिंकर ही होता है ना, है? यही हुआ ना, विल ऑफ द की बेस और रैशनैलिटी को वो रैशनैलिटी। वो कहता है भाई अगर फर्ज किया कि आप बता दो इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन है, मैं रिट्रीट कर लेता हूं अपनी पोजीशन से, लेकिन अगर आपको नहीं लग रहा तो ये इस वजह से नहीं है कि मैंने नहीं बनाया, ये ऐसा है। जब न्यूटन ने प्रिंसिपिया मैथमेटिका लिखी तो उसको एरिस्टोक्रेसी के लोगों ने पढ़ा, तो उन्होंने कहा भाई इसमें तो कोई गॉड का कोई जिक्र ही नहीं है। तो उसने कहा योर एक्सेलेंसी, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस वर्ल्ड मैकेनिकली वी डोंट नीड गॉड।
हमें खुदा की ज़रूरत ही नहीं है, ये सब मैकेनिकल है। तो लोगों ने इसलिए न्यूटन को नहीं मान लिया कि उसने ये कह दिया था, जब उन्होंने देखा कि वो मैकेनिकली ऑपरेशनल है और वो जो कह रहा है वो हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो लोगों ने उसको मान लिया। इसलिए थोड़ी उन्होंने मान लिया न्यूटन उनके 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 चाचा थे या नाना अब्बू थे, या वो न्यूटन से मोहब्बत करते थे, न्यूटन की इज्जत करते थे। साइंस में कोई किसी की इज्जत नहीं करता, वो वर्क करता था। प्लेटो भी कहता है कि जो मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस है या कंसेप्शन ऑफ जस्टिस है वो रैशनल है और वो वर्क करता है और वो डिस्कवर किया है मैंने, और अगर आप उसको मान लोगे तो ठीक है, अगर आप नहीं मानते तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, वो तो है वैसे का वैसे। ये मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस है। पॉलिटिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस इसके ऑपोजिट। जी, प्लेटो के अलावा और कोई थिंकर? प्लेटो के अलावा और भी थिंकर, मॉडर्न थिंकर में हम मार्क्स को भी डाल सकते हैं इसके, लेकिन उसने रॉल्स ने नहीं डाला, लेकिन बहुत सारे मार्क्सिस्ट उसको वैसा ही एक्सिक्यूट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मार्क्स भी ये क्लेम करता था कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मैंने ये हिस्ट्री को बता नहीं रहा हूँ, हिस्ट्री ऐसी ही है, और ये जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हैं और जो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन है ये मैंने नहीं बनाए, ये डिटरमिन करते हैं थॉट को। तो फर्ज किया कि कोई आदमी मार्क्स से ये पूछे कि भाई आप तो कैपिटलिस्ट पीरियड के अंदर हो ना, तो आप ये कैसे बता रहे हो सोशलिज्म के अंदर? तो अगर थॉट जो है वो मटेरियल प्रोडक्शन के जरिए ही होती है, तो फ्यूचर को आप कैसे प्रिडिक्ट कर रहे हो जबकि वो मटेरियल कंडीशन अभी रियलाइज ही नहीं हुई? तो मार्क्स ही कहता था कि साइंटिफिकली हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हर चीज को करके देखने की जरूरत थोड़ी है। तो हम तुम्हें बता रहे हैं कि ये कैपिटलिस्ट सिस्टम क्राइसिस रिडन सिस्टम है और ये कोलैप्स करेगा और इसके नतीजे में सोशलिज्म आएगा। तो जो लोग उस पर अग्री कर गए, बिलीव कर गए, उन्होंने फिर दुनिया को वैसा बनाने की कोशिश की कि नहीं की? मेंशेविक्स पावर में आए तो मेंशेविक पावर में आने के बाद बेचारे किसान थे, शरीफ लोग थे, तो उन्होंने एरिस्टोक्रेसी को ज्यादा छेड़ा नहीं। तो बोल्शेविक ने कहा कि भाई जब प्राइवेट प्रॉपर्टी अबॉलिश हम करेंगे और ये जो सारे बदमाश हैं इनके पास जो माल है वो तो नाइंसाफी तो खत्म ही नहीं होगी, तो इनको तो पहले हमें मारना पड़ेगा, इनको तो मारे बगैर हम छोड़ेंगे नहीं। तो वो चुप करके बैठे रहे, पेनिट्रेशन की, फौज को काबू किया और दोबारा से रेवोल्यूशन लेके आए, और एक एरिस्टोक्रेसी का आदमी जिंदा नहीं छोड़ा, सबको कत्ल कर दिया। तो ये उन्होंने किया कैसे? उनका ये ख्याल था एवोल्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी किए बगैर डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट क्लास एस्टैब्लिश हो ही नहीं सकती। ये बिल्कुल ऐसा ही था जिस तरह आप कहें कि सिल्वर NaCl को सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब मिलाते हैं तो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स ही बनते हैं। तो क्या ह्यूमन सिविलाइजेशन में या ह्यूमन हिस्टोरिकल प्रोसेस में इस तरह थोड़ी होता है व्हाइट प्रेसिपिटेट बने, लेकिन उन्होंने वैसा किया। तो जब आप किसी सिस्टम ऑफ जस्टिस को समझते हैं कि वो इंडिपेंडेंट है और आपसे इमर्ज नहीं हो रहा और आपने किसी तरह उसको डिस्कवर कर लिया है साइंटिफिक मेथडोलॉजी से या किसी फिलॉसफी से या किसी रेवलेशन से, तो फिर सवाल ये होता है इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो जिस स्टेट स्ट्रक्चर के जरिए उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है उस स्टेट को रॉल्स या पॉलिटिकल थियरी में यानी कि लिबरल पॉलिटिकल थियरी में ऐसी स्टेट को कहते हैं परफेक्शनिस्ट स्टेट। परफेक्शनिस्ट स्टेट कैसी स्टेट होती है? परफेक्शनिस्ट स्टेट गुड के बारे में न्यूट्रल नहीं होती, और वो गुड उसको कहां से मिलता है? वो गुड उसको मिलता है उस कंसेप्शन, मेटाफिजिकल कंसेप्शन से जो या तो रेवलेशन के थ्रू रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में उसको मिला है या किसी फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन या साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के जरिए उसे मिल गया है।
इसको वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। और अगर उसको ये पता चला स्टेट को कि किसी ने उस कंसेप्शन ऑफ गुड को किया है वायलेट, तो द राइट ऑफ द पीपल विल बी टेकन अवे एंड स्टेट इज गोइंग टू फिक्स दैट इंडिविजुअल अप। और उसमें वो बिल्कुल जीरो टॉलरेंस दिखाती है, क्योंकि स्टेट ये क्लेम करती है कि वी आर द डिफेंडर ऑफ द गुड that either has been revealed by the God or discovered by the philosophical disclosure or scientific discovery। और उसके अंदर वो जो गुड है वो कॉन्सिक्वेंशियल बुनियादों के ऊपर नहीं इख्तियार करती कि इसके अच्छे नताइज निकले, अच्छे नताइज निकले या बुरे नताइज निकले, गुड को वो कॉम्प्रोमाइज करने पे तैयार नहीं होती। लिहाजा मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस के नतीजे में जो स्टेट स्ट्रक्चर डेवलप होता है वो परफेक्शनिस्ट होता है। और परफेक्शनिस्ट होने का मतलब ये नहीं है कि उसमें परफेक्शन का मतलब लिटरल या डिक्शनरी मीनिंग में मैं नहीं बता रहा आपको। परफेक्शनिस्ट एक कॉन्सेप्ट है कि गुड हमें पता है कि क्या है, चूंकि हमें पता चल गया है कि गुड क्या है, लिहाजा अब इस गुड के साथ अगर किसी ने छेड़खानी की उसको तो हम नहीं छोड़ेंगे। और ये हमारी जिम्मेदारी क्यों है? क्योंकि ये हमने बनाया नहीं है, ये पहले से था। लिहाजा इसकी राह में अगर कोई रुकावट डालेगा तो हम उसे स्टेट पावर के जरिए, लिजिटिमेट यूज ऑफ पावर के जरिए हम उसे पर्च करेंगे और ये जायज है। ये परफेक्शनिस्ट मॉडल है जस्टिस को इम्प्लीमेंट करने का। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो लिबरल पॉलिटिकल थियरी है वो रिलीजन को मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस के तौर पे लेने की वजह से ये समझती है कि जब भी मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस इम्प्लीमेंट होगा, उस रिलीजन का जो कंसेप्शन ऑफ गुड होगा उससे जो भी कंसेप्शन ऑफ गुड कॉन्ट्रडिक्ट करेगा, राइट्स को वो कंट्रोल करके उस गुड को वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। और जब उसको वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा तो राइट ऑफ द पीपल विल बी टेकन अवे, और उसके नतीजे में अनरेस्ट पैदा होगा उन लोगों के लिए जो यहां पर स्टेट के लेवल के ऊपर उस गुड से इख्तिलाफ करते हैं, वो परसिक्यूट होंगे। जैसे कि रॉल्स ये बताता है कि नॉन लिबरल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस में परसिक्यूशन होती है। क्यों? क्योंकि वो गुड जो है उसको उन्होंने डिस्कवर किया है या रिवील हुआ है व्हाटएवर, तो वो उसके बारे में फिर उनकी टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस होती है और उसको फिर वो इम्प्लीमेंट करते हैं और एंटी कॉन्सिक्वेंशियल होते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस की बुनियाद पे वो उस गुड को के साथ नहीं जुड़े हुए होते, गुड के साथ इसलिए नहीं चिमटे हुए होते कि उससे फायदे मिलेंगे, हैं? अब ये और बात है कि हमारे यहाँ मजहब में कॉन्सिक्वेंशियलिज्म बहुत ज्यादा आ गया है। जैसे लोगों को ये लारा लप्पा लोगों ने दे दिया है कि जो आदमी नेक होता है और अल्लाह के उस पर अमल करता है तो उसको बहुत तरक्की मिलती है। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में तरक्की मिलना शुरू हो जाती है। अबे कैपिटलिस्ट सोसाइटी में कैसे तरक्की मिलेगी? कैपिटलिस्ट सोसाइटी में अलग किस्म की लोगों को तरक्की मिलेगी। उनको ये बताया कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह जहां चाहेगा तरक्की दे देगा। नहीं, वो तो अल्लाह दे देगा, लेकिन अल्लाह क्यों देगा? बुनियादी सवाल है, अल्लाह देगा क्यों? जब खुद ही हो रही है तरक्की तो अल्लाह को कुछ करने की क्या जरूरत है? तो बहुत सारे लोगों को ये बताया है कि आप रिलीजन पे अमल करें तो हर निज़ाम में तरक्की होना शुरू हो जाती है। जबकि रिलीजन्स जो होते हैं वो कॉन्सिक्वेंशियल बुनियादों पर अपनी अथॉरिटी स्टैब्लिश नहीं करते, ट्रूथ की बुनियाद पे एंटी कॉन्सिक्वेंशियल होते हैं। वो कहते हैं इसका सही नतीजा निकले या बुरा नतीजा निकले, दुनिया में नहीं, ये सही है इसीलिए तुम्हें करना है, इसलिए नहीं कि इससे तुम्हें फायदा होगा। फायदा दुनिया में नहीं होगा तो आखिरत में हो जाएगा। लेकिन अगर आप कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट हैं, लेट सपोज, तो कॉन्सिक्वेंशियलिज्म का जो टर्म है
जब फिलॉसफी में इस्तेमाल होता है तो वो कॉन्सिक्वेंशियलिज्म वो होता है जो दुनिया में एम्पेरिकली डिमॉन्स्ट्रेट हो जाए, आंखों से देख ले, कोई आदमी छू ले, चख ले, स्मेल कर ले। हम कहते हैं नाउ द कॉन्सिक्वेंसेस हैव बीन रियलाइज्ड, वरना कॉन्सिक्वेंसेस तो मरने के बाद भी जारी रहेंगे। लेकिन रिलीजन तुम्हें ये बताता है कि ये तुम्हें काम इसलिए नहीं करना कि इससे तुम्हें मज़ा मिलेगा, तरक्की मिलेगी या पैसा मिलेगा या दौलत मिलेगी, व्हाटएवर, ये इसलिए करना है कि ये सही है, ये इसलिए किया जा रहा है कि ये सही है। जब हज़रत अबू बकर से लोगों ने कहा ना कि भाई ये इसके नतीजे में आप जो कैंपेन चलाने जा रहे हैं, इसके नतीजे में बहुत सारे लोग दुश्मन हो जाएंगे और स्टेट खतरे में पड़ जाएगी, तो हज़रत अबू बकर ने कहा कि स्टेट बचाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, दीन में बचाऊंगा, स्टेट बचती है तो बच जाए, नहीं बचती तो नहीं बचे, मैं तो ये करूंगा। तो इसलिए वो ये कह रहे थे कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी निकले, अगर वो सही है तो फिर वो ही किया जाएगा। ये सिर्फ मजहब के अंदर नहीं होता, सेक्युलर बस जो परफेक्शनिस्ट स्टेट होती है ना, वो अपनी पोजीशन से रिट्रीट करना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। अगर वो अपनी पोजीशन से रिट्रीट कर जाए तो वो क्रम्बल कर जाती है। अब जब बोल्शेविक्स पावर में आए तो यूरोपियंस ने सपोर्ट किया यूरो फाइल या रशियन फाइल्स को, यानी कि उन्होंने वाइट आर्मी को फाइनेंस कर दिया और यूरो फाइल्स और रशियन फाइल्स के बीच में लड़ाई शुरू हो गई और सिविल वॉर शुरू हो गई रशिया के अंदर। तो बोल्शेविक पार्टी जो थी, बोल्शेविक पार्टी को लड़ना पड़ा रशियंस के साथ, और रशियंस के साथ लड़ते हुए बोल्शेविक पार्टी के 3/4 मेंबर मारे गए, यानी कि 75% पार्टी के मेंबर लड़ते हुए मारे गए, लेकिन रिट्रीट नहीं किया उन्होंने और डिफीट किया उन्होंने 4 साल लड़ने के बाद। तो ये जो वो लड़ रहे थे, आपके ख्याल में पागल थे क्या वो लड़ रहे थे? वो ये समझते थे ऐसा ही कि एवोल्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी किए बगैर अदल मुमकिन है ही नहीं, और जो इसके खिलाफ होगा उसको नहीं छोड़ेंगे। और उन्होंने इवेंचुअली उनको डिफीट किया। 1924 से लेकर 1974 तक रशिया का जो जीडीपी था वो 2 डिजिट्स में था, 11 से ज्यादा था 50 साल तक। दुनिया में कोई भी स्टेट इतने तवील अरसे तक 2 डिजिट्स में अपना जीडीपी मॉडर्न इकोनॉमिक्स के अंदर सस्टेन नहीं कर सकी, लेकिन इन्होंने किया। सही है? तो ये कॉन्सिक्वेंसेस उन लोगों ने जो कि 3/4 यानी कि 75% जो मारे गए, उन्होंने नहीं देखे थे, लेकिन उसे वो सही समझते थे। और वो समझते थे कि ये बिल्कुल हमने साइंटिफिक सोशलिज्म की बुनियाद पर हमने सीक्रेट ऑफ हिस्ट्री को और सीक्रेट ऑफ जस्टिस को डिस्कवर कर लिया, लिहाजा हम उसको इम्प्लीमेंट करें। तो ये कितना सही है कि मैं इसे मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस कहूँ, ये एक प्रॉब्लमेटिक इशू है। जो मार्क्सिस्ट हैं वो इससे एग्री नहीं करेंगे, लेकिन बहरहाल जो कम से कम परफेक्शनिज्म या परफेक्शनिस्ट स्टेट का तस्वुर है, उसके ऊपर बहरहाल ये हम पूरा एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये कह सकते हैं कि सोशलिस्टों ने जो स्टेट बनाई वो डेफिनेटली परफेक्शनिस्ट स्टेट ही थी। तो अगर वो जिस कैटेगरी पे फॉल करेंगी वो करीब होगा उस कंसेप्शन ऑफ जस्टिस के साथ। सर मैं समझना चाह रहा हूँ एक चीज़, ये हम इसको मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस जो है, यानी एक आम आदमी के लिए उसको गुड ऐसे पता चलता है कि जब अगर वो रिलीजियस हो तो उसको नबी के ज़रिए या फिर उसके ज़रिए पता चलता है। तो ऐसे ही जो सेकुलर आपने बताया, एक मार्क्सिस्ट को जो उसके मार्क्सिस्ट में को थिंकर प्लेटो है, तो उसके मानने वाले जो होंगे वो उसके कहने पर वो मान लेंगे। लेकिन थोड़ा फर्क तो होगा ना, यानी मजहब के बारे में तो एक चीज़ मेटाफिजिक्स रहती ही है, यानी उसको और कोई सोचकर उस हद तक नहीं पहुंच सकता दुनिया में। यहाँ पर लेकिन इस तरह कोई और थिंकर है, जैसे मार्क्सिज्म है, तो इसको जब बाद में जब इसने शिकस्त खाई तो लोगों ने इसको और तरीके से फिर
एक्सप्लेन करना शुरू किया, उसमें तब्दीलियाँ की, तो मतलब इसमें तब्दीली आई ना फिर। देखिए, फिर माँ उस हिसाब से फिर ये मेटाफिजिक्स नहीं, मेटाफिजिक्स तो अगर आप लोग, मुझे लग रहा है भूल गए आप लोग, वही संजय सिंघानिया की तरह शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की वजह से आप लोग भूल गए। मैंने आप लोगों को बताया था मेटाफिजिक्स जो है आपकी थियरी ऑफ रियलिटी है, जो भी आपका थियरी ऑफ रियलिटी है वो आपकी मेटाफिजिक्स है। अगर आप अपने कंसेप्शन ऑफ जस्टिस की को लिंक करते हैं थियरी ऑफ रियलिटी से और थियरी ऑफ रियलिटी से अपना कंसेप्शन ऑफ जस्टिस निकालते हैं, तो चाहे वो रिलीजियस हो चाहे सेक्युलर हो, उसकी मेटाफिजिक्स होगी। बहुत सारे पढ़े लिखे मार्क्सिस्ट जो पाकिस्तान के अंदर हैं, उनके साथ जब हमारी बात होती है तो वो समझते हैं मेटाफिजिक्स आइडियलिज्म है। मार्क्स की क्रिटिक है आइडियलिज्म पे, क्योंकि जो उसका उस्ताद था वो आइडियलिस्ट था, हेगल, तो वो मटीरियलिस्ट था, वो आइडियलिज्म को डिनाई करता था। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मटीरियलिज्म इन इटसेल्फ एक मेटाफिजिकल पोजीशन है। अब उसकी जो थियरी ऑफ रियलिटी है उसमें मैटर अल्टीमेट स्टफ ऑफ रियलिटी, जिस तरह मैंने आप लोगों को पढ़ाया। तो ये याद रखें कि मेटाफिजिकल पोजीशन से जब आप अपना कंसेप्शन ऑफ जस्टिस निकालते हैं तो आप कहते हैं मुझे पता चल गया जस्टिस क्या है, अब मैं इसे इम्प्लीमेंट करूंगा। ठीक है, पॉलिटिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस बिल्कुल उल्टी दूसरी बात करता है, अपसाइड डाउन। पॉलिटिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस ये क्लेम करता है हमें जस्टिस चाहिए तो, लेकिन भाई हमें पता नहीं है कि जस्टिस क्या है। जस्टिस दरअसल क्या है ये हमें पता नहीं, हम उसे करेंगे डिस्कवर म्यूचुअल डिस्क्लोजर के जरिए, और उसको फ्लेक्सिबल भी रखेंगे, उसके हम पैरामीटर्स तो सेट करेंगे, लेकिन वो इन इटसेल्फ क्या है ये हमें पता नहीं है। यस ऑफ कोर्स, हम, लेकिन रॉल्स कहता है कि ये मेटाफिजिकल नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है कि वो कोई रियलिटी क्लेम नहीं कर रहा, वो तो एक्नॉलेज कर रहा है कि मुझे भाई पता नहीं है कि रियलिटी क्या है, मुझे ये पता नहीं है कि रियलिटी क्या है, लिहाजा मैं अपना कंसेप्शन ऑफ जस्टिस किसी प्री कंसीव नोशन ऑफ रियलिटी से नहीं निकालना, किसी प्री कंसीव नोशन ऑफ द क्लेम अबाउट रियलिटी से नहीं निकाल रहा, मैं तो डिराइव करूंगा विद ए हिस्टोरिकल प्रोसेस कि जस्टिस क्या होता है। उसके लिए हमारे पास जो सोर्स होना चाहिए वो विल ऑफ द पीपल होना चाहिए, विल ऑफ द पीपल। हम लोगों की इरादे से अखज़ करना पड़ेगा, डिराइव करना पड़ेगा कि व्हाट एक्चुअली जस्टिस इज। तो जो डिस्कवरी होगी वो डेरिवेशंस होंगी जो कि हम विल ऑफ द, तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ द लॉ पॉलिटिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस के अंदर किसी इंडिविजुअल से या किसी साइंटिफिक थियरी से या किसी रिलीजियस पोजीशन से नहीं आता, बल्कि वो आता है विल ऑफ द पीपल से। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज विल ऑफ द पीपल होगा, और विल ऑफ द पीपल को काउंटर ना कर सके उसके लिए पूरा मैकेनिज्म होगा चेक एंड बैलेंसेस का, कि किसी भी तरह कोई भी आप मोडेलिटी डेवलप करें पॉलिटिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस के अंदर, व्हाट यू कैनॉट डू दैट यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज द प्रायोरिटी ऑफ द विल ऑफ द पीपल। तो जो पॉलिटिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस है वो ये कहता है कि हमें जस्टिस चाहिए तो, लेकिन हमें पता नहीं है। लिहाजा जब स्टेट आप बनाएंगे तो स्टेट को तो फिर इम्प्लीमेंट करना है ना जस्टिस। स्टेट इन इटसेल्फ इज अ स्ट्रक्चर ऑफ लेजिटिमेट ओबीडियंस, स्टेट तो स्ट्रक्चर इम्पोज करेगी। तो सवाल ये कि स्टेट फिर किस चीज को इम्प्लीमेंट करे, तो आप कहोगे कि स्टेट क्या करेगी ये हम बताएंगे डिमोस के जरिए, जमहूर के जरिए, लोगों के जरिए। आप बताएं जी क्या है, आप बताएं, आप बताएं, आप बताएं, आप बताएं, सब अलग 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 बातें
करेंगे, उसके नतीजे में हम ओवरलैपिंग कंसेंसस जनरेट करेंगे और उस ओवरलैपिंग कंसेंसस की बुनियाद पर हम स्टेट को एक गाइडिंग ऑपरेटर्स देंगे, एक ब्लूप्रिंट देंगे, एक डॉक्यूमेंट देंगे, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आई फिर हम उसको चेंज कर लेंगे, फिर हम उसको चेंज कर लेंगे, फिर हम उसको चेंज कर लेंगे। लेकिन किस चीज को हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, हम विल ऑफ द पीपल को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि विल ऑफ द पीपल ही तो सोर्स होती है और कोई चीज नहीं होती। लेजिटिमेट सोर्स वो होती है जो सब्जेक्ट ऑफ द लॉ है, वही डिटरमिन करेगा। और मैन जो है, जो मैन है, जो विल करता है, इंसान असल में होता ही सेल्फ गवर्न ऑटोनमस बीइंग है। तो बज़ाहिर तो पॉलिटिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस ये क्लेम नहीं करता कि रियलिटी क्या है, लेकिन जो पहली बात वो करता है वो एक्सट्रीमली हार्डकोर जो है मेटाफिजिकल पोजीशन है, दैट मैन इज ए सेल्फ गवर्न्ड ऑटोनमस बीइंग। तो उसमें वो ये कहते हैं ये कोई हम कह नहीं रहे, ये नेचुरल है। आप जाए जाके रोड पे खड़े हो जाए, किसी से भी पूछें, दुनिया में किसी से पूछें, औरत से पूछें, मर्द से पूछें, काले से पूछें, गोरे से पूछें, अमीर से पूछें, गरीब से पूछें, सभी कहेगा यस मैं एक सेल्फ गवर्न्ड ऑटोनमस बीइंग हूँ, होना चाहता हूँ और हो नहीं पा रहा हूँ, और इसकी वजह से नहीं हो रहा, इसकी वजह से नहीं हो रहा। तो सारी जो झगड़ा है वो ये है कि इंसान जो समझ रहा है वो कर नहीं पा रहा, लिहाजा डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसीजर मुमकिन बनाएगा कि वो अपनी विल को अपने ऊपर मुसल्लत कर सके। इसके लिए स्टेट उसको फैसिलिटेट करेगा। और ऐसी स्टेट जो होगी वो किसकी डिफेंडर होगी? वो गुड की डिफेंडर नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया स्टेट को गुड क्या है ये पता ही नहीं है। स्टेट गुड को ग्रेजुअली इंसान की सवाबदीद पे छोड़ देगी, और ये इंसान के ऊपर है कि वो गुड को क्या समझता है। मिसाल के तौर पे एक आदमी, मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया था जब मैं आपको नेगेटिव कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि फ़र्ज़ करें कि एक आदमी ये समझता है कि मैं अपने लिए गुड ये समझता हूँ कि मैं नमाज़ पढ़ूँ, उसका गुड ये है। दूसरे भाई का गुड ये है कि वो शराब पिए, तीसरे का गुड ये है कि वो नाचे, चौथे का गुड ये है कि वो घास के पत्ते गिरे। हैं ये बताया था ना मैं आप लोगों को, ये मैं वही एग्जाम्पल आपको याद दिला, घास के पत्ते गिरे हैं, ग्रास काउंटर पर। तो पॉलिटिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस में ये सारे लोग बराबर हैं। ये सारे लोग क्यों बराबर हैं? इसलिए नहीं कि इनका कंसेप्शन ऑफ गुड एक जैसे है, इन सब ने अपने अपने कंसेप्शन ऑफ गुड अपनी अपनी मर्जी से इख्तियार की, और अपने जो कंसेप्शंस ऑफ गुड उन्होंने इख्तियार कर लिए, उसके लिए वो किसी को जवाब दे भी नहीं है। कोई उनसे ये नहीं पूछ रहा अबे तू भाई नमाज क्यों पढ़ रहा है, या तू शराब क्यों पी रहा है, या नाच क्यों रहा है, या घास के पत्ते गिन के वक्त क्यों बर्बाद कर रहा है। कोई उसे कुछ नहीं कह रहा। वो जिस चीज को गुड समझता था उसको ये हक है, हक राइट, उसका ये हक है कि वो उस गुड को, जिस गुड को भी वो इख्तियार करना चाहता है, इख्तियार करे। और स्टेट का क्या काम है? स्टेट है एंटी परफेक्शनिस्ट। एंटी परफेक्शनिस्ट होने का क्या मतलब है? स्टेट कह रही है कि स्टेट विल रिमेन न्यूट्रल regarding the exercise of the good because it's individual private concern, but state is not going to tolerate any violation of the right of self determination। तो आपने सुना होगा पाकिस्तान में अब जो बच्चा भी पैदा हो रहा है वो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की आगही के साथ पैदा हो रहा है, सही है। और पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो आपको क्या बता रहा है? राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब ये होता है कि गुड इज माय प्राइवेट कंसर्न,
and for that determination I am not answerable to anyone other than myself. It is the duty of the state to protect my individual conception of good, which is not to be encroached by any state authority, by any religious authority, by even by other individuals. तो स्टेट का ये काम है कि वो अपने आप से भी उस इंडिविजुअल को बचाए, माशरे से भी बचाए और दूसरे इंसान से, और वो दूसरा इंसान कोई भी दूसरा इंसान हो सकता है। वो दूसरा इंसान तुम्हारी माँ हो सकती है, वो दूसरा इंसान तुम्हारा बाप हो सकता है, वो दूसरा इंसान तुम्हारी बीवी हो सकती है, वो दूसरा इंसान तुम्हारा शौहर हो सकता है, वो दूसरा इंसान तुम्हारी औलाद हो सकती है, कोई भी दूसरा इंसान हो सकता है। अदर का मतलब है हेल इज द अदर, दूसरे का वजूद जहन्नुम है। अगर उसने आपकी राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को वायलेट किया, इवन बेडरूम में भी वायलेट किया, बेडरूम के अंदर भी वायलेट किया, तो स्टेट आगे उसे पकड़ेगी जिसने वायलेट किया। समझ में आ रही बात? तो गुड इंसान का पर्सनल है, लेकिन एज लॉन्ग एज दिस गुड इज नॉट इन्फ्लुएंसिंग और इंक्रोचिंग परसूट ऑफ द गुड ऑफ द अदर। अगर किसी दूसरे के परसूट ऑफ द गुड को उसने इंक्रोच किया, तो state is going to punish that individual and your right will be taken away, because the good you are exercising transcending the limit of your private concern, and it is affecting and adversely affecting the public sphere of the other individual. That's what we call political conception of justice. और Rawls के ख्याल में जो political conception of justice है, वो दुनिया के हर माशरे और हर मजहब और हर कौम के लिए एक्सेप्टेबल होना चाहिए, रीजनेबल है, इसमें कोई मसला नहीं है, समझे? और इसमें क्यों मसला नहीं है? क्योंकि वो नमाज पढ़ने वाले को नमाज पढ़ने दे रहा है, शराबी को शराब पीने दे रहा है, नच्चे को नाचने दे रहा है, और घास के पत्ते गिनने वाले को घास के पत्ते गिनने दे रहा है। और अगर फर्ज गया नमाजी जो है बोर हो जाए नमाज पढ़ के कि भाई सब नमाज, कोई नमाज नहीं पढ़ रहा, मैं ही एक नमाज पढ़ रहा हूँ है, तो वो नमाज पढ़ने से बोर हो जाए तो ये योगा करना शुरू कर दे। जैसे अभी हमने बताया एक जगह पे वो हो रही थी सर्वे किया उन्होंने कि जहनी सुकून के लिए सबसे ज़्यादा जो है वो क्या करना है, कौन सा, तो जो 70% लोग थे उन्होंने कहा जहनी उसके लिए योगा पे योगा करें। हाँ, पाकिस्तान के इदारे करना, और यूं करके बैठ जाए, कोई यूं करके बैठ जाए, कोई यूं करके बैठ जाए, क्या करके बैठ। तो लेट सपोज के उसने भी कहा भाई हाँ यार नमाज पढ़ने जैसे नहीं उसमें लिखा होता है मस्जिद में कि अगर नमाज पढ़ने से आपको सुकून नहीं मिलता तो फिर मैं क्या करूँ? तो उन्होंने कहा कि अगर नमाज पढ़ने से आपको सुकून नहीं मिलता तो फिर आप सुकून से नमाज पढ़ें। तो जो है ये वो मस्जिद में लिखा होता है, देखा है, पढ़ा है मैंने, लिखा हुआ होता है अगर आपको नमाज पढ़ने से सुकून नहीं मिलता तो फिर आप सुकून से नमाज पढ़ें। तो लेकिन ये भाई ने योगा करना शुरू कर दिया, और जो शराब पीते थे ये मौलाना तारिक के हत्थे चढ़ गए। उन्होंने कहा ये गलत कर रहे हो तुम, और बड़ी मोहब्बत से उन्होंने समझाया, जिस तरह मोहब्बत से वो समझाते हैं लोग समझ जाते हैं, बड़े बड़े लोग समझ गए, मैंने देखा है उन लोगों को। तो उसने रूह अफ़ज़ा पीना शुरू किया, और पहले मशरूब मगरिब पीता था, उन्होंने मशरूब मशरक़ पी, तो उसने मशरूब मशरक़ पी। ये जो नच्चा था इसने नाच ये कि उम्र हो गई इसकी और नाच नहीं पा रहा ये था, तो ये जो है इसने कोई अच्छा काम कव्वाली गाना शुरू कर दिया, या ये कि इसी तरीके से ये पूरा दिन उल्टा लेटा रहता है और रात में फिर ये सीधा हो जाता है और स्टार काउंटिंग करता है। तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो रॉल्स कहता है यू आर एब्सोल्युटली फ्री टू चेंज, रिवाइज एंड रिकंसिडर योर ओन कंसेप्शन ऑफ गुड, सो इट इज नॉट अफेक्टिंग। तो इस तरह ये जो इंडिविजुअल कैपेसिटी है फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन,
इसको एक्सिक्यूट करके स्टेट इंस्टीट्यूशन के थ्रू एक पब्लिक स्फेयर जनरेट करना, ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव रहा है। कम से कम मॉडर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसीज का जो कॉमन डिनोमिनेटर रहा है, जितनी भी मैंने अभी आपको डेमोक्रेसीज की फॉर्म बताई, ये फिर जब हम आगे चलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें फिर क्या प्रॉब्लम बाद में पैदा होना शुरू हुआ। जो ये बात हमने बताई, जो मजहबी लोग हैं, जो बेचारे हैं, अभी बताया था वैसे ही, लेकिन ये कि असल में वो क्या चाह रहे हैं, वो उनका कंसेप्शन ऑफ जस्टिस मेटाफिजिकल है, और जो पॉलिटिकल प्रोसीजर वो इख्तियार करते हैं वो एंटी परफेक्शन। इस वजह से दोनों ही उनको जलील करते हैं। जो मजहबी आदमी होता है वो कहता है ये क्या बात हुई, ये गुड को कैसे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, और जो लिबरल होता है वो कहते हैं ये कहाँ भाई कहाँ घुसे चले आ रहे हो, ये कहाँ लेके आ रहे हो अपना, ये तो गुड तो मेरा पर्सनल है ना, मैं तो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है ना। बोले हाँ राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन देंगे, लेकिन ये नहीं करने देंगे। तो कहते हैं भाई ये तो गलत बात है, मुझे तो तुमने कहा था, अब मेरे दिल में जो आए भाई नहीं तुम मुसलमान ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। तो इस वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, और उनको वो थियोरेटिकली बॉटल नेक्स पे जाके फंस जाते हैं वो थियरिस्ट जो जंप करते हैं। देखिए हर थियरी हर इंस्टीट्यूशन के साथ नहीं चलती, हर थियरी हर इंस्टीट्यूशन के साथ नहीं चलती। थियरीज के कॉरेस्पॉन्डिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं, उन्हीं के अंदर वो फ्लरिश करती हैं और ग्रो करती हैं, और उसमें कम कॉन्ट्रडिक्शन होते हैं। लोगों को वो नाराज होते हैं, लेकिन कम से कम उनको ये जरूर होता है कि आप धोखा नहीं दे रहे। ये उनको पता चल जाता है कि भाई ठीक है हमें ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, लेकिन बहरहाल ये ओरिजिनल है। लेकिन जब आप कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा, जब आप ये करते हो ना कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, तो उसके नतीजे में आपकी जो पोजीशन होती है वो इक्लेक्टिकल हो जाती है, और उसके नतीजे में जो पढ़ा लिखा आदमी होता है वो आपको नहीं छोड़ता, वो और कम से कम फलसफी तो बिल्कुल नहीं छोड़ते, और वो बहुत ही रूथलेस किस्म के क्रिटिक करते हैं आपके ऊपर, और उसके नतीजे में जो ज़हीन आदमी होता है वो छोड़ के आपको चला जाता है। तो कंसेप्चुअल क्लैरिफिकेशन के साथ कोई काम अगर करें तो उसमें कम ख़तरा होता है कि ज़हीन लोग आपको छोड़ के जाए। जब सिस्टम में ज़हीन लोगों को आप कन्वेंस नहीं कर पाते तो वो आपको छोड़ के चले जाते हैं, और उसके नतीजे में क्या होता है, आपका जो फ्लो होता है, इन्फ्लक्स जो होता है वो एडवर्सली अफेक्ट होता है। ठीक है जी, तो ये हमने कर दिया है, इसको आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। जो डाल की किताब है बहुत पुरानी है। किसी ने अगर एकेडमिकली देखा तो मुझ पे वो कंडेम करेगा कि ये कौन सी किताब दी, लेकिन ये कि वो एक ऐसी किताब है जो मेडिसोनियन डेमोक्रेसी और एथेनियन डेमोक्रेसी को कॉन्ट्रास्ट करती है, और बेसिकली जिस डेमोक्रेसी को वो प्रोपगेट करती है वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है। जैसे पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर या मुसलमान जिस तरह की डेमोक्रेसी को आइडियलाइज कर रहे हैं, वो चूँकि कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी ही है, इसलिए मैंने डाल की किताब आपको दी है। इसका मतलब ये नहीं कि डाल पहला और आखिरी बंदा, वो बहुत पुरानी किताब है, लेकिन एथेनियन डेमोक्रेसी या डायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसे उसका जो चैप्टर 2 है, अगर आप लोग पढ़ेंगे, खुदा न ख्वास्ता पूरा अगर आपने पढ़ा तो आप लोग कहेंगे अभी ये क्या बात हुई, ये तो हमें पता है सब। तो ये पता होने के बाद ही जो नहीं पता होता है ना, उसकी तरफ सफ़र करना चाहिए। अगर आपको कुछ पता ही ना हो तो फिर आप जो जानते हैं वो एब्स्ट्रैक्शन के अंदर जानते हैं, फिर वो वर्क नहीं करता। तो जो आप पहले जानते हैं उसकी थियोराइजेशन हो जाएगी, और कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी ही पाकिस्तान के अंदर भी प्रैक्टिस हो रही है, और मुस्लिम वर्ल्ड में जो लोग नहीं जमहूरियत की कोशिश करते हैं, जहाँ जिन मुल्कों में मोनार्की है या बादशाहतें थी या डिक्टेटरशिप्स थी, तो ये जो पूरी जो नोशन है ना डिक्टेटर और डेमोक्रेसी और डिस्पोटिज्म और वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ों को उसने चूँकि डिस्कस किया है, और वैसे ही डिस्कस किया है जिस तरह से टीवी रेडियो में लोग बताते हैं, इसलिए मैंने आपको एक वो दे दिया है टेक्स्ट।
लेकिन ये कि फिर दूसरी चीज़ें भी हम आपको देंगे, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी और इंक्लूसिव डेमोक्रेसी और एसोसिएटिव डेमोक्रेसी, जो विद इन लेट 20th सेंचुरी और अर्ली 21st सेंचुरी के 30 सालों के अंदर इतनी तरह की डेमोक्रेसीज़ यानी कि मशरूम ग्रोथ हुई है मल्टीपल नोशंस ऑफ डेमोक्रेसीज़ की, जो हमारे लिए इंटरेस्ट की बात है कि आप जिस कंसेप्शन ऑफ डेमोक्रेसी को कह रहे हैं वो उसकी तो इंतकाल हुए ज़माना गुजर गया। जिस डेमोक्रेसी नहीं कह रहे हैं जमहूरियत के ज़रिए हम सारा ये कर लेंगे अच्छा सब कुछ ये वो जो नोशन और पैटर्न और इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी था उसके बारे में वो कहते हैं उसकी तो डेथ हो चुकी, और उसकी जो तदफीन है उसको भी अननेसेसरी समझकर उन्होंने कहा भाई चलो मर गए, जिस तरह कुत्ता बिल्ली नहीं मर जाते, मर गए तो उसको दफनाते थोड़ी वहीं फेंक देते और फिर दूसरा कुत्ता ले आते दूसरी बिल्ली पाल लेते, नहीं। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें मर जाती हैं, उनकी वो नहीं होती तदफीन, तो इससे लोग समझते शायद जिंदा है। जैसे किसी के दादा मर गए, उन्होंने कहा कौन जाए यार, अब उनको ले जाए उनको दफनाए, चलो यहीं लेटा दो, तकिया वकिया सर के नीचे रख के लेटा दिया, और छोटे बच्चे उनको देख देख के डर रहे, और फिर दादा अभी उठ जाएंगे, दादा ये देंगे, दादा वो देंगे। तो इसी तरह बहुत सारी जमहूरियतें भी हैं जो थ्योरेटिकली उनका इंतकाल हो गया लेकिन उनकी तदफीन नहीं हुई, उनके पास वक्त नहीं होगा, दूसरा दादा ले आए होंगे तो उसको चला रहे हैं। तो वो हम देखेंगे और आपको बताएंगे कि उसमें क्या है। तो अभी तो मैंने आपको 5-6 जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं इनको इस्तेमाल में करूँगा, और फिर वहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि मैं परफेक्शनिज्म का किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहा हूँ। रॉल्स की जो किताब एक आदमी है, उसका PhD थीसिस है, स्टीफन मुल्हाल का PhD थीसिस है, रॉल्स के ऊपर ही उसका काम है, बहुत अच्छी किताब है। उसका फर्स्ट चैप्टर जो है, अगर ऑनलाइन भी है वो किताब, वो आपको मिल जाता है। स्टीफन मुल्हार और एडम स्विफ्ट की एक किताब है, लिबरल्स एंड कम्युनिटेरियंस एक किताब है, बहुत सिंपल सी आसान सी किताब है। उसका जो पहला चैप्टर है उस यूँ समझ लें कि पूरा वही मैंने अभी आपको बताया है, वो कमेंट्री है, ठीक है। उसके बाद अगर आप और हौसला हो जाए आपको, तो फिर एक किताब है रॉल्स एंड द एजेंडा ऑफ सोशल जस्टिस, ये एडिटेड किताब है। उसमें रॉल्स का अपना आर्टिकल है, जस्टिस एज फेयरनेस पॉलिटिकल नॉट मेटाफिजिकल, वो आप पढ़ सकते हैं। लिबरल्स एंड कम्युनिटेरियंस, लिबरल्स एंड कम्युनिटेरियन, ये एडम स्विफ्ट की बताई ना? हाँ, एडम स्विफ्ट और स्टीफन मुल्हार दोनों एक ही, ये दोनों ने मिल के लिखी है। बहुत आसान सिंपल फ्लुएंट राइटिंग है, कोई उसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, आपको लगेगा ही नहीं फ़लसफ़े के आदमी ने लिखी है। बिल्कुल पॉलिटिकल थियरिस्ट की जिस तरह स्ट्रेट लिखते हैं, उसने ये सारी जो टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बताया भी है, फिर उनकी वीकनेसेस भी आइडेंटिफाई की। ठीक जी, ये मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस और पॉलिटिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस के अलावा भी कोई होता है? नहीं, और बिल्कुल होता है, लेकिन हम तो ये कोशिश कर रहे हैं कि हमें मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस इसलिए बताना ज़रूरी है कि जो मुसलमान हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ करने पर तैयार नहीं है उस कंसेप्शन ऑफ जस्टिस को जो उनके ख़्याल में रिवील हुआ है खुदा की तरफ से, उसको इतनी आसानी से वो छोड़ने को तैयार नहीं होते। लेकिन जाहिर है कि मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जो उनके कन्वेंशनल इंस्टीट्यूशंस थे, जैसे उनकी कैलिफेट थी या इमामाइट थी या सुल्तान्स थे, वो अभी दुनिया में मौजूद भी नहीं है। और ये कि ओवर द लास्ट 100 years मुसलमानों ने अडेप्ट की है डेमोक्रेसी एज अ पॉलिटिकल प्रोसीजर, तो और वहाँ पर बहुत सारी जगहों पर वो सक्सेसफुली वर्क भी कर रही है, जैसे ईरान के अंदर सक्सेसफुली वर्क कर रही है, हालांकि वो रिलीजियस लोगों ने इंट्रोड्यूस किए। जो इंटरेस्टिंग बात है जिसको लोग समझते नहीं हैं,
वो ये कि ईरान के अंदर बादशाहत थी जो कि जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल इस्लामिक पॉलिटिकल थियरी के ज़्यादा करीब था, लेकिन बादशाह को रिलीजियस लोगों ने डिफीट किया और डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो और अगर एक लिबरल पॉलिटिकल थियरिस्ट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उसूलन उसे कहना चाहिए कि भाई ईरान जो है इस मजहबी इनकलाब के बाद वेस्टर्न डिस्कोर्स के और ज़्यादा करीब आ गया कि भाई पहले वहाँ बादशाह थी, अब वहाँ पे जमहूरियत आ गई और जमहूरियत के प्लूरलिस्टिक पॉलिटिकल ऑर्डर उनके पास आ गया। तो लेकिन उन्हें अपने ऊपर, मैंने बताया ना कि इंतकाल तो हो ही चुका है जमहूरियत का अपने ही, तो उनको अपने ही उन पर भरोसा नहीं है, हालांकि वो तो और करीब आ गए और अपने परफेक्शनिज्म के साथ वो कॉन्ट्रडिक्शंस कर रहे हैं मुस्तकिल। नतीजा क्या है कि वहाँ पर हर नए दिन के साथ जो मॉडरेट्स हैं, जो सेक्युलर हैं, वो पावरफुल हो रहे हैं और जो रिलीजियस हैं वो वीक हो रहे हैं। तो ये तो स्ट्रक्चरली उन्होंने ये किया। तो हम लोग जब किसी चीज़ को फ़लसफ़े के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो हमें ये बताना पड़ेगा कि मज़हब की जो पोजीशन है उसमें जब इंटीग्रेट आप करते हैं तो किस किस्म के कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। इस वजह से मैंने मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस को डिस्कस किया, वरना उसूलन हमें डायरेक्ट पॉलिटिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस से ही शुरू करना चाहिए था इन 4 कोर्सेज के 4 सेशंस के अंदर। ठीक है। किसी ने पूछा कि कैन वी से पॉलिटिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस इज द नॉन एसेंशियलिस्ट स्टैंस? नॉन एसेंशियलिस्ट। इफ नॉट देन व्हाट्स द डिफरेंस? रॉल्स यही कहेगा कि नॉन एसेंशियलिस्ट है, रॉल्स यही कहेगा। उन्होंने ये पूछा कि रॉल्स की कौन सी राइटिंग पर बेस्ड है जो आपने बताया? ये रॉल्स की दोनों राइटिंग के साथ कंसिस्टेंट है। रॉल्स की अर्ली रॉल्स के साथ भी है 1971 और रॉल्स की जो पॉलिटिकल लिबरलिज्म है उसके साथ भी कंसिस्टेंट है। दोनों के साथ। किताब का पूछा। अ थियरी ऑफ जस्टिस 1971 और दूसरी पॉलिटिकल लिबरलिज्म 1992 और तीसरी किताब है लॉ ऑफ द पीपल 2000 में आई और 2001 में वो भी आई। सही है। तो तीनों किताबों के साथ ये पोजीशन कंसिस्टेंट है। जो रॉल्स ने डिविएशन की है लॉ ऑफ द पीपल वगैरह के अंदर वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हम रॉल्स नहीं पढ़ रहे, हम डेमोक्रेसी को पढ़ रहे हैं। रॉल्स से इसलिए शुरू किया है कि रॉल्स एक बहुत बड़ा प्रोफाउंड थिंकर है। तो जब आप किसी चीज़ को एकेडमिकली रेफरेंस पॉइंट बना के चलेंगे तो फिर आप किसी से जब बात करेंगे भाई कौन कह रहा है ये, तो भाई ये रॉल्स कह रहा है। ठीक है ना। इस वजह से हमने रॉल्स की इस डिस्टिंक्शन को भी लिया है और उसका टेक्स्ट भी इम्पोर्टेंट है। ये क्या कोई ऐसी डेमोक्रेसी है जिसके अंदर लोगों को तोला भी किया जाता है? नहीं, मतलब हाँ, यस ऑफ कोर्स। अब जो रिफ्लेक्टिव डेमोक्रेसी का नोशन है, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का नोशन है जो ज़िशेक वगैरह ने डेवलप कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं और वो हम देखेंगे जब हम थर्ड इंशाल्लाह जो सेशन होगा उसके अंदर हम इनको तफसील से सबके अलग अलग यंग्स की पोजीशन अलग है, गुडविन की पोजीशन अलग है, फिर वर्ल्ड बैंक जिस किस्म की इंक्लूसिव पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का तस्वुर देता है और जो वो कंडीशन लगाता है अपने जो कर्ज़े वगैरह देने के लिए, भाई इस तरह के आप प्रेरोगेटिव्स ने, तो बाज़ औक़ात अगेंस्ट द विल ऑफ द पीपल होते हैं वो नहीं है। जैसे फ़र्ज़ कर लें पाकिस्तान एक सॉवरेन स्टेट है और पाकिस्तान कर्ज़ा लेना चाहता है, तो IMF आपसे कह रहा है आप ये काम करो, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो कहे भाई ये तो विल ऑफ द पीपल के ख़िलाफ़ है हमारी, तो हम तो ये नहीं कर सकते। तो वो कहेगा कि नहीं, एक्चुअली ये विल ऑफ द पीपल के ख़िलाफ़ नहीं है, देखें ये टूल के साथ ये कंसिस्टेंट और कंपैटिबल है। तो वो अपना नोशन है वो हम देखेंगे, लेकिन इंसानों को तो खैर वो भी नहीं तोलते, कुछ और चीज़ें जिनको वो तोलते हैं। सर अभी आपने बिजनेस के बारे में बताया, तो एक साहब ने सवाल किया है, कैन वी से दैट विदिन अ रिलीजियस पैराडाइम अनलिमिटेड राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन इज द इक्विवेलेंट ऑफ डेमोक्रेसी? बाय लिमिटेड आई मीन दैट द मेजॉरिटी मेंटेन्स अ कॉन्सेंस अपॉन सोवरेनिटी ऑफ गॉड।
नहीं, वो जो भी नतीजा, अभी नतीजा नहीं निकाले, उनसे कहें नतीजा नहीं निकाले, वो ठीक है, वो हो सकता है बिल्कुल ऐसा ही हो। और ये हम इसलिए नहीं पढ़ा रहे, अबे भाई जमहूरियत और इस्लाम तो मुझे लग रहा है कि कंपैटिबल नहीं, मैं सब कुछ छोड़ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ और मैं अपनी रियासत कायम करूँगा अपने मोहल्ले के अंदर या अपने घर के अंदर ही अपनी रियासत कायम कर दूँगा। तो ये भाई ये गंदा काम नहीं करना है। ये मैं कोई आपको ये नहीं वो कह रहा कि आपको क्या करना है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिस चीज़ के अंदर आप हैं उसको आप अंडरस्टैंड करो, एकेडेमिकली इंटेलेक्चुअली उसको किस तरह लोग ले रहे हैं। आपको क्या करना है ये मैं नहीं बता रहा, ये मेरे बस से बाहर है। वो जब आप मेरे पास आ जाओ तो फिर मैं आपको बता दूंगा कि क्या करना है। सर ये जो एंटी परफेक्शनिज्म स्टेट है, इसके अंदर क्या इतनी स्पेस होती है कि मेटाफिजिकल कॉन्सेप्चुअल ऑफ जस्टिस के ग्रुप्स, ये ग्रुप्स को, जी बिल्कुल, ग्रुप्स को अकोमोडेट करता है। रॉल्स ये कहता है इससे इसको कोई खतरा, मतलब क्योंकि अगर ग्रुप्स पावरफुल हो जाएं और नहीं, ग्रुप्स नहीं हो सकता है परफेक्शन, नहीं बिल्कुल पावरफुल नहीं हो सकता। किस तरह उसको हो सकता वो इतना मैच्योर है और इतना पावरफुल है कि ये टट्टू कुछ नहीं कर पाएंगे उसको कोई डर वर नहीं। और कंस्ट्रेंट्स जब मैं आपको पढ़ाऊंगा डाल, तो मैडिसोनियन डेमोक्रेसी जो है उसने इस प्रॉब्लम की वजह से ही तो रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी की तरफ गया। आपको पता होगा वो हम पढ़ेंगे, जैसे एथेंस और स्पार्टा, एथेनियन डेमोक्रेसी में ये था सब लोग मिलके डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते थे, तो किंग जो लोग कह देते थे वो किंग वो कर लेता था। तो उसके नतीजे में ये होता था कि जो दो हाउसेस होते थे, एक हाउस ऑफ पेट्रिशियन होता था और एक हाउस ऑफ प्लीबियन होता था। प्लीबियंस के अंदर कॉमन मैन होता था और पेट्रिशियंस जो होते थे नोबल्स होते थे। तो नोबल्स हमेशा कम होते थे और पेट्रिशियंस ज़्यादा होते थे, तो पेट्रिशियंस डिसीजंस को डोमिनेट करते थे और वो होते भी लफंगे और लुच्चे और जाहिल होते थे, और वो पेट्रिशियन होते थे वो बेचारे कम होते थे, उनकी सुनता नहीं था कोई। तो सीजर ने कहा भाई इस तरह तो ये कमीने एक दिन मेरा ही गला पकड़ लेंगे आके। तो उसने कहा भाई ख़त्म करो भाई ये खेल तमाशा, और उन्होंने कहा चलो भाई कोई जमहूरियत वगैरह कुछ नहीं, सैनिटर्स की सबकी ऐसी की तैसी, अब मैं हूँ बादशाह और देखता हूँ कौन बदमाशी करता है। और उन्होंने मार पीट के सबको सीधा कर दिया। और जब उन्होंने ये किया, मोनार्की को इस्टेब्लिश किया, तो रोम ताकतवर हो गया। तो हेगल कहता है उस ज़माने का सच डेमोक्रेसी थी नहीं, उस ज़माने का सच मोनार्की थी, क्योंकि ह्यूमन रीजन इतना ही ग्रो किया था कि वो मोनार्की के अंदर वर्क कर सकता था। तो हेगल उसकी एक्सप्लेनेशन ये देता है कि वो डेमोक्रेसी हर ज़माने के लिए नहीं होगी, उस ज़माने की का ट्रूथ जो था वो मोनार्की ही थी। लोग थे मार के पुत्र, इसलिए बादशाह के साथ सही रहते थे। ठीक है जी। सर एक सवाल यह है कि व्हाट टाइप ऑफ डेमोक्रेसी इज डेड? व्हाट टाइप ऑफ डेमोक्रेसी? यही रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी। मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मुख्तलिफ लोग कहते हैं। मिसाल के तौर पे गुडविन है और यंग्स हैं और बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं ये डेमोक्रेसी में ऐसे ही ढकोसला है, लोगों को उल्लू बना रहे हैं, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो जब वो वर्क नहीं कर रही होती तो लोगों को लगता है कि ये ऑब्सोलीट हो गया। आखिरी सवाल ये है कि इज देयर एनी कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनिज्म इन पॉलिटिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस? लिमिटेड राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनिज्म, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को लिमिट करने की जस्टिफिकेशन राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन ही होगा। यानी कि रॉल्स एक्सप्लिसिटली ये कहता है कि अगर फ्रीडम पर पाबंदी फ्रीडम में इजाफे के लिए लगाई जाए तो जायज़ होती है। ठीक है, तो अगर फ़र्ज़ किया कि आपको कोई कदगन लगानी पड़ेगी आज़ादी के ऊपर, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि इस पाबंदी के नतीजे में आज़ादी में इजाफा होगा, इसलिए इस आज़ादी पे पाबंदी हम क्यों लगा रहे हैं, ताकि आज़ादी में इजाफा हो।
वो थियोरेटिकल इशू है।